वाह वाह। अरे लिख। इतना याद नहीं करते, टॉप कर जाएगा फिर तुम। नजर लग जाएगी तेरे को किसी की। मैंने कई बातें बताई थी आपको कि नागौर दरबार 1570 में लगा था और अकबर ने लगाया था। किसने लगाया था? अच्छा, अकबर से कोई पूछता कि भाई क्यों लगा रहे हो, तो वो कहता कि हमें तो अकाल राहत कार्य करने हैं। क्या करने हैं? तो उनका घोषित उद्देश्य तो क्या था? अकाल राहत कार्य। लेकिन छुपी हुई बात यह थी कि उनको अकाल राहत कार्य नहीं करने थे, बल्कि राजस्थान के राजाओं को संधियां करवानी। क्या करवानी थी? लिखो। 1570 ईस्वी में, 1570 ईस्वी में, इन 1578 अकबर ने इस दरबार का आयोजन किया था। अकबर ऑर्गेनाइज दिस कोर्ट। अकबर ने इस दरबार का आयोजन किया था। अकबर ऑर्गेनाइज्ड दिस कोर्ट। अकबर ने इस दरबार का आयोजन किया था। लिखो घोषित उद्देश्य, स्टेटेड ऑब्जेक्टिव। घोषित उद्देश्य बराबर लिख लो अकाल राहत कार्य, फेमाइन। अकाल राहत कार्य। तो घोषित उद्देश्य तो क्या था? अकाल राहत कार्य। लिखो वास्तविक उद्देश्य, एक्चुअल ऑब्जेक्टिव। वास्तविक उद्देश्य बराबर लिखो राजस्थान के राजाओं को अधीनता स्वीकार करवाना। टू मेड किंग्स ऑफ राजस्थान अंडर हिज सबऑर्डिनेशन। टू मेड किंग्स ऑफ राजस्थान अंडर हिज सबऑर्डिनेशन। राजस्थान के राजाओं को अधीनता स्वीकार करवाना। राजस्थान के राजाओं को अधीनता स्वीकार करवाना। टू मेड किंग्स ऑफ राजस्थान अंडर हिज सबऑर्डिनेशन। लाइन चेंज करके लिखो। राजस्थान इस दरबार में, इन दिस कोर्ट, इस दरबार में, इन दिस कोर्ट, राजस्थान के कई राजाओं ने, मैनी किंग्स ऑफ राजस्थान, राजस्थान के कई राजाओं ने, मैनी किंग्स ऑफ राजस्थान, मुगल अधीनता स्वीकार की, एक्सेप्टेड मुगल सुपरमेसी। मुगल अधीनता स्वीकार की, एक्सेप्टेड मुगल सुपरमेसी। मुगल अधीनता स्वीकार की, एक्सेप्टेड मुगल सुपरमेसी। जैसे बीकानेर का राजा कौन था? कल्याणमल। जैसलमेर का राजा कौन था? हर्राज। और चंद्रसेन का भाई कौन था? उदय सिंह। कौन कौन अधीनता स्वीकार कर लेता है? बीकानेर का कल्याणमल, जैसलमेर का हर्राज, और चंद्रसेन का कौन सा भाई? उदय सिंह। अच्छा, अकबर ने कुल मिला के इनको बिठा के समझा दिया जी कि क्या करोगे यार फालतू में लड़ाई करके, और मिल बांट के राज कर लेते हैं। तुम यहाँ राज कर लो, मैं मेरा दिल्ली में राज कर लूंगा, और आपस में कोई भी लड़ाइयाँ नहीं करेंगे। तुम्हारे जरूरत पड़े मैं आ जाऊंगा, मेरे जरूरत पड़े तो तुम आ। किसी बड़े राजा का जब भी साथ मिलता है तो बाद में इनको तो जरूरत पड़नी बंदी हो जाती है, जरूरत उसी को पड़ेगी। अकबर जिसके साथ में है तो आपस की लड़ाइयां तो इनके वैसे ही बंद हो जाएगी। अकबर जैसलमेर वालों के साथ भी, अकबर बीकानेर वालों के साथ भी, तो जैसलमेर बीकानेर तो आपस में लड़ेंगे नहीं। लड़ेंगे तो पंचायती कौन कर लेगा? अकबर।
यदि कोई बीकानेर जैसलमेर वालों से तीसरा लड़ेगा तो उनकी तरफ से कौन आ जाएगा? अकबर। तो भी ये जीत के अंदर रहेंगे। तो तीसरे वाला भी लड़ने से पहले दो बार सोचेगा कि यार क्यों लड़े। पर अकबर को जरूरत पड़ेगी, अकबर को काबुल लड़ने के लिए जाना है, तो लड़ने के लिए कौन चले जाएगा? बीकानेर वाले। अकबर को साउथ इंडिया जीतना है तो लड़ने के लिए किसको भेज दिया? जैसलमेर वालों। अकबर को कोई पंजाब जीतने के लिए जाना है तो लड़ने के लिए किसको भेज दिया? उदय सिंह। तो राजस्थान के राजा अब किसके अधीन आ गए थे? मुगलों के अधीन आ गए थे। और अब वो मुगलों की तरफ से लड़ा। पर जब ये बातें यहाँ पर हुई, संधि वगैरह हुई, तो राजाओं ने कहा कि यार ठीक है संधि वाली बातें तो, पर वास्तव में इकट्ठे किस लिए हुए थे? अकाल राहत कार्य के लिए। किसके लिए हुए थे? तो बाहर जाते मीडिया वाले पूछेंगे तो बताइए आप अकाल राहत कार्य में क्या करेंगे? तो छोटा मोटा तो बताओ कुछ। तो कहा चलो एक तालाब बनवा देते हैं। क्या बनवा देते हैं? तो उस टाइम यहाँ पर नागौर में दरबार था, तो नागौर में एक तालाब बनवाया गया, शुक्र तालाब। कौन सा बनवाया गया? लिख लो, नीचे लाइन छोड़ के लिखो। इस समय दिस टाइम, इस समय दिस टाइम नागौर में शुक्र तालाब का निर्माण करवाया गया था। शुक्र पॉन्ड वॉज कंस्ट्रक्टेड एट नागौर। नागौर में शुक्र तालाब का निर्माण करवाया गया था। शुक्र पॉन्ड वॉज कंस्ट्रक्टेड एट नागौर। नागौर में किसका निर्माण करवाया गया? ये सारी फैक्चुअल जानकारियां हैं कि कौन से दरबार की बात कर रहे हैं हम, कब लगाया गया, किसके द्वारा लगाया गया, घोषित उद्देश्य क्या था, घोषणा तो क्या की थी, क्या करेंगे, अकाल। वास्तविक उद्देश्य क्या था? संधिया करवाना। किस किसने संधि की? बीकानेर के, जैसलमेर का, चंद्रसेन का भाई। और अकाल राहत कार्य में कौन सा तालाब बनवा दिया? इस दरबार, ये फैक्चुअल बातें हैं। तो इस दरबार का रिजल्ट क्या निकल के आए? लिखो, नागौर दरबार का महत्व है। इंपॉर्टेंस ऑफ नागौर कोर्ट। नागौर दरबार का महत्व है। इंपॉर्टेंस ऑफ नागौर कोर्ट। एक नंबर लगा के लिखो। देखो, कोई भी अधीनता स्वीकार करवानी हो किसी को, दो तरीके हो सकते हैं, या तो लड़ाई करके करवाओ या संधि से। एक तरीका तो ये कि आप लड़ो, अगले को हराओ, और हराने के बाद कहो कि तू मेरे को टैक्स देगा, तो ये भी क्या अपने आप में अधीनता स्वीकार करना है। एक ये है कि आप बिठा के समझा बुझा दो कि देख लड़ाई नहीं करेंगे, अपने दोनों आपस में संधि कर लेते हैं, मैं तेरा साथ दूंगा और तू मेरा साथ देना। अकबर ने दोनों में से कौन सा तरीका अपनाया? दूसरा। लड़ाई थोड़ी की। बीकानेर अकबर के बीच युद्ध हुआ, जैसलमेर के साथ युद्ध नहीं हुआ, उदय सिंह के साथ भी युद्ध नहीं हुआ। तो अकबर अपने दिमाग से, अपनी कूटनीति से, किससे? अपनी कूटनीति से राजस्थान के राजाओं को क्या स्वीकार करवा देता है? अधीनता। तो अकबर की तरफ से तो एक प्रभाव की बात ये, अच्छी बात ये है कि उसने बिना लड़े ही राजस्थान के राजाओं को क्या स्वीकार करवा दी? अधीनता। लिखो, बिना लड़े ही, विदाउट फाइटिंग एनी वॉर, बिना लड़े ही, विदाउट फाइटिंग एनी वॉर, अकबर ने राजस्थान के राजाओं को अधीनता स्वीकार करवाई। अकबर मेड किंग्स ऑफ राजस्थान अंडर हिज सुपरमेसी। अकबर ने राजस्थान के राजाओं को अधीनता स्वीकार करवाई। अकबर मेड किंग्स ऑफ राजस्थान अंडर हिज सुपरमेसी। अकबर ने राजस्थान के राजाओं को अधीनता स्वीकार करवाई। अकबर मेड किंग्स ऑफ राजस्थान अंडर हिज सुपरमेसी। अच्छा, एक बात ये निकल के आई कि नागौर दरबार के बाद में राजस्थान में क्लियर दो ग्रुप थे। कुछ राजा मुगलों के साथ है, कुछ राजा मुगलों के खिलाफ। मतलब राजस्थान के राजा अब दो भागों में विभाजित है, मुगल सहयोगी और मुगल विरोध। अब साफ साफ दिखाई दे रहा था कि बीकानेर, जैसलमेर, उदय सिंह, ये तो सारे मुगलों के क्या है? साथ। चंद्रसेन, प्रताप के पिता उदय सिंह, ये सारे क्या है? मुगलों के खिलाफ। दो ग्रुप बन गए, साफ साफ दो ग्रुपों के अंदर विभाजित हो गए थे कि मुगलों के सहयोगी और मुगलों के विरोधी। देखो, राजस्थान के राजा स्पष्ट तौर पर दो भागों में विभाजित हो गए थे। किंग्स ऑफ राजस्थान वर क्लियरली डिवाइडेड इन टू ग्रुप्स। राजस्थान के राजा स्पष्ट तौर पर दो भागों में विभाजित हो गए थे। किंग्स ऑफ राजस्थान वर क्लियरली डिवाइडेड इन टू ग्रुप्स।
राजस्थान के राजा स्पष्ट तौर पर दो भागों में विभाजित हो गए थे। किंग्स ऑफ राजस्थान वर क्लियरली डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स। लिख लो, ए बी लगा के लिख लो। मुगल सहयोगी, मुगल विरोधी, मुगल सपोर्टर्स और मुगल ओपोनेंट्स। मुगल सहयोगी और मुगल विरोधी, मुगल सपोर्टर्स और मुगल ओपोनेंट्स। कौन कौन से दो भाग है बताओ देखिए। मुगल सहयोगी और मुगल विरोधी। अच्छा मुझे बताओ, जब राजतंत्रों का टाइम था तो अपने राजस्थान की हिस्ट्री पढ़ते हुए 20-25 दिन हो गए, राजस्थान में राजा बनते कैसे थे? राजा बनने का क्या तरीका होता था? बाप मर गया तो उसका बेटा राजा बन जाए। पहली बात तो बड़ा बेटा बन जाएगा, बड़ा नहीं बनेगा तो राजा जिसको बना के जाएगा वो बन जाएगा। कभी कभार ऐसा होता था कि राजा और किसी को बना के गया और सामंतों ने किसी दूसरे को बना दिया, जैसे महाराणा प्रताप। तरीका यही था, राजा का बेटा राजा बन जाया करता उन्हीं के अंदर से। अच्छा, अब भी बनता तो उस राजा का बेटा ही है, पर कौन सा बेटा बनेगा अब ये मुगल डिसाइड करेंगे। कौन डिसाइड करेगा? कि भाई कल्याणमल मरा, कल्याणमल के मान लो 4 बेटे हैं, कल्याणमल भले किसी को राजा बना के गया हो, लेकिन राजा वो बनेगा जिसके साथ अकबर है, जिसके साथ, क्योंकि शक्तिशाली है। उन 4 भाइयों में से जिसका साथ अकबर देगा वो आदमी क्या बन जाएगा? राजा। तो अब जो राजा बनेगा उसको पता है कि मेरी सत्ता किस पर आश्रित है, मैं तब तक इस पोस्ट पर बैठा हूं जब तक किसका साथ दूंगा। मान लो मैंने अकबर का साथ नहीं दिया तो अकबर मेरे को उठा के दूसरे भाई को बना देगा। वो शक्तिशाली है, उससे लड़ाई करेंगे तो अपनी पार पड़ेगी नहीं। तो अब राजस्थान में जो राजा बन रहे थे वो मुगल आश्रित राजा थे। कैसे राजा थे भाई? जिन जिन राज्यों ने मुगलों के साथ संधि कर ली उनमें जो भी राजा बन रहे हैं वो किस पर आश्रित हो गए? मुगलों पर। अब वो मुगलों की तरफ से लड़ने के लिए जाते हैं, मुगलों की तरफ से सारे काम करते हैं, क्योंकि उनको बना ही कौन रहा है? मुगल बना रहे हैं। देखो, राजस्थान में मुगल आश्रित राजाओं की एक श्रृंखला बन गई थी, श्रृंखला प्रारंभ हो गई थी। राजस्थान में मुगल आश्रित राजाओं की एक श्रृंखला प्रारंभ हो गई थी। ए सीरीज ऑफ मुगल डिपेंडेंट किंग्स वर इनिशिएटेड इन राजस्थान। राजस्थान में मुगल आश्रित राजाओं की एक श्रृंखला बन गई थी। राजस्थान में मुगल आश्रित राजाओं की एक श्रृंखला बन गई थी। ए सीरीज ऑफ मुगल डिपेंडेंट किंग्स was initiated in राजस्थान। was लिखना, was initiated in राजस्थान। जैसे एक दो एग्जांपल लिखो इसमें, जैसे लाइक मानसिंह आमेर और राय सिंह बीकानेर। लिख लो, जैसे दो नाम लिखो फिर मैं समझाता हूं आपको। कौन कौन नाम बताओ देखे। मानसिंह आमेर और राय सिंह। आमेर वाला राजा मानसिंह अपने टाइम का दुर्धर्ष योद्धा हुआ था। मानसिंह ने अपने टाइम में 77 युद्ध लड़े थे। कितने युद्ध लड़े थे? हल्दी घाटी को छोड़ के सारे जीता था वो। पर सारे युद्ध किसकी तरफ से लड़े? मुगलों की तरफ से, अकबर की तरफ से। युद्ध जीत रहा है, वीरता की, बहादुरी की उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं है, पर उसकी बहादुरी, उसकी वीरता किसके काम आ रही? क्योंकि वो कैसा राजा है? मुगल आश्रित राजा। कैसा राजा है? बीकानेर वाला राय सिंह साउथ इंडिया में खूब सारी लड़ाइयां लड़ता है, गुजरात में खूब सारी लड़ाइयां लड़ता है, सारी लड़ाइयों में जीतता है, पर लड़ाइयां हैं किसकी तरफ से? हम कल पढ़ रहे थे, बीकानेर के राय सिंह ने सोजत का किला कल्ला राठौड़ से छीन लिया था। छीन लिया था, जीता है युद्ध तो, पर किसको दिया सोजत का किला छीन के? अकबर को। इसका मतलब राजा जो सारे बन रहे थे वो कैसे राजा बन रहे थे? मुगल आश्रित। कैसे राजा है? समझ गए इस बात को? अच्छा, ये पॉलिटिकल बातें हैं सारी कि कैसे राजा बनने लग गए, क्या ग्रुप बन गए थे। कल्चरल बात यह है कि जब संधि होगी तो लड़ाइयां बंद होगी या लड़ाइयां ज्यादा होगी? लड़ाइयां बंद हो जाएगी, और लड़ाइयां बंद हो जाएगी तो कैसी व्यवस्था आएगी? शांति। और शांतिपूर्ण व्यवस्था के अंदर कलात्मक गतिविधियां कम होती है, ज्यादा होती है? मैं आगे चित्रकला जब पढ़ाऊंगा तब आपको एक एक मेंशन करूंगा मैं कि राजस्थान की पूरी चित्रकला का विकास अकबर के टाइम में हुआ। किसके टाइम में हुआ? क्योंकि अकबर के टाइम में कहीं ना कहीं राजस्थान के राजाओं की आपसी लड़ाइयां बंद हो गई भाई, वरना ये बहादुरी आपस में लड़ने में लगाते।
मान सिंह राय सिंह आपस में लड़ते, अब दोनों को टाइम ही नहीं था। अब एक लड़ रहा है अकबर की तरफ से काबुल, एक लड़ रहा है अकबर की तरफ से तमिलनाडु, लगे हुए इधर लड़ने के लिए, अपनी एनर्जी लगा रहे हैं पर किसी दूसरी साइड के अंदर लगा रहे हैं, आपस के अंदर लड़ाइयां नहीं हो रही। तो जयपुर और बीकानेर में तो शांति है, और शांतिपूर्ण काल के अंदर कलात्मक गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है। लिखो 4 नंबर लिखो, 4 हुआ ना, 3 नंबर है, 4 नंबर लिखो। युद्ध बंद होने से, विद एंड ऑफ वॉर्स, युद्ध बंद होने से, विद एंड ऑफ वॉर्स, राजस्थान में शांति व्यवस्था सुनिश्चित हुई। पीसफुल एनवायरमेंट वॉज स्टैब्लिश्ड इन राजस्थान, राजस्थान में शांति व्यवस्था सुनिश्चित हुई। पीसफुल एनवायरमेंट वॉज स्टैब्लिश्ड इन राजस्थान, जिससे कलात्मक गतिविधियों को बढ़ावा मिला। विच प्रमोटेड कल्चरल एक्टिविटीज, जिससे कलात्मक गतिविधियों को बढ़ावा मिला। विच प्रमोटेड कल्चरल एक्टिविटीज, कलात्मक गतिविधियों को बढ़ावा मिला। लिख लिया, आगे बात समझ में। ये नागौर दरबार की बातें, ये नागौर दरबार का महत्व है, वो उसकी फैक्चुअल जानकारियां, ये उसके कंसेप्चुअल जितनी भी बातें हो सकती है, उसकी जो इंपॉर्टेंस हो सकती है वो। और सुनो देखे, बीकानेर के कौन से राजा ने अधीनता स्वीकार की? कल्याणमल जब नागौर दरबार में गया तो अपने 2 बेटों के साथ गया। एक बेटे का नाम तो अभी मैं बता रहा हूं आपको, राय सिंह। एक बेटा और था, उसका नाम था पृथ्वीराज। उसका नाम क्या था? पृथ्वीराज राठौड़। ये 2 बेटे थे, इनको साथ में लेके गया। अकबर ने संधि की, संधि करने के बाद थैंक यू कल्याणमल, तुम तुम्हारे बीकानेर जाओ आराम से, और इन दोनों राजकुमारों को मेरे पास छोड़ जाओ। वो इन दोनों को लेके अपने साथ आगरा चला गया। किस किस को? राय सिंह को। और राय सिंह योद्धा बंदा था, लड़ाई करने में अच्छा था, तो राय सिंह को लड़ने के लिए भेज दिया, सेना के अंदर भेज दिया। और पृथ्वीराज राठौड़ था कवि, राइटर था, इसका तू आराम से बैठ के अपने किताबें विताबें लिखा कर। इधर आपके जोधपुर में हालत क्या चल रही है? जोधपुर का राजा कौन है? चंद्रसेन। और चंद्रसेन ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, चंद्रसेन लड़ रहा है, पर चंद्रसेन ने जोधपुर खाली कर दिया था, और बहादुरदून चला गया था, बहादुरदून से अब चला गया वो सिवाना। ये पढ़ा था हमने। अच्छा, जोधपुर में किस बंदे को रखा जाए? क्योंकि वो चंद्रसेन कोशिश कर रहा है कि मैं जोधपुर पे वापस कब्जा करूंगा, तो अकबर यहां दिमाग लगाता है। अकबर को लगा कि यार चंद्रसेन को कंट्रोल करना है, मतलब एक राठौड़ राजा को कंट्रोल करना है, तो क्यों ना किसी दूसरे राठौड़ का यूज कर लिया जाए। फिर जोधपुर वालों को कंट्रोल करना है, तो क्यों ना बीकानेर वालों का यूज कर लिया जाए, क्योंकि जोधपुर बीकानेर वालों में इन दिनों में बनती नहीं थी। कल्याणमल के बाप जेत सिंह को चंद्रसेन के बाप मालदेव ने मार दिया था, और उसने इनको कहा कि लो साहब, तुम बीकानेर वालों पे तो जोधपुर वालों ने थोड़े दिन पहले दादागिरी की थी, और मैं तुम्हें मौका दे रहा हूं, जा जोधपुर, जोधपुर पे कब्जा कर। तो उसने राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक बना दिया था 3 साल के लिए। कितने साल के लिए? 1572 से लेके 1574 तक बीकानेर का राजकुमार राय सिंह जो था वो जोधपुर का प्रशासक था। कहां का प्रशासक था? तो याद रहेगा, कोई पूछेगा बीकानेर के कौन से राजकुमार को जोधपुर का प्रशासक बनाया गया था? राय सिंह को। कब से कब तक? 72 से 74 तक। आई बात समझ? तब तक राजा बीकानेर में कौन था? कल्याणमल। तो राय सिंह क्या हो गया उसका? राजकुमार। तो इसको क्या सौंप दिया गया? जोधपुर। तो नीचे एक अलग से लाइन में लिखो, बॉक्स में बंद कर लेना। अकबर ने बीकानेर के राजकुमार राय सिंह को, अकबर अपॉइंटेड राय सिंह प्रिंस ऑफ बीकानेर, अकबर ने बीकानेर के राजकुमार राय सिंह को, अकबर अपॉइंटेड राय सिंह प्रिंस ऑफ बीकानेर, बीकानेर के राजकुमार राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक बना दिया था, एज एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ जोधपुर। जोधपुर का प्रशासक बना दिया था, एज एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ जोधपुर। जोधपुर का प्रशासक बना दिया था। जोधपुर का प्रशासक बना दिया था। कोष्टक में लिख लो 1572 से 74। पंद्रह सौ बहत्तर से 74 के बीच में किसको? राय सिंह को। कहां का प्रशासक बनाया? राय सिंह कौन है? बीकानेर का राजकुमार। कब से कब तक बनाया? 72 से 74 में बीकानेर में कल्याणमल मर गया। 74 में बीकानेर में कौन मर गया? तो राय सिंह ने कहा भाई मैं अब जोधपुर क्यों रहूं, मैं बीकानेर जाके राजा बनूंगा। तो 74 में राय सिंह कहां पे जाके राजा बन गया?
तो उसने जोधपुर खाली कर दिया। जैसे ही राय सिंह ने जोधपुर खाली किया, चंद्रसेन ने मुगलों के कैंप उड़ा दिए। जब तक राय सिंह यहाँ जोधपुर के अंदर बैठा हुआ था, चंद्रसेन शांत था। जैसे राय सिंह यहां से निकला, चंद्रसेन ने वापस मुगलों के कैंप उड़ाने शुरू कर दिए। इसलिए अकबर को लगा कि बिना राय सिंह के जोधपुर में पार नहीं पड़ सकती, इसलिए आप वापस पड़ते हो। 1574 में बीकानेर के राय सिंह को अकबर ने चंद्रसेन पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। कल एक लाइन लिखवाई थी मैंने। तथा उसने सोजत का किला कल्ला राठौड़ से छीन लिया था, लेकिन शिवाना का किला पत्ता राठौड़ से छीन, बताया था ना। तो 74 में वो राजा बन गया, उसके बाद उसे आक्रमण करने के लिए भेजा था। क्यों? क्योंकि उससे पहले 3 साल तक वही जोधपुर को संभाल रहा था और उसने शांति स्थापित कर रखी थी। उसके जाने के बाद चंद्रसेन जब वापस आक्रामक हुआ, तो दबाने के लिए वापस किसको भेजा गया? पल्ले पड़ेगी ना, आपके पास समझ में आएगी। अगला राजा लिखो, बस इसमें इतनी बातें थी। अगला राजा लिखो, मोटा राजा उदय सिंह। क्या नाम बोलो देखे? मोटा था, शरीर में मोटा था, इसलिए अकबर ने नाम निकाल दिया मोटा राजा। ये अकबर के दरबार में दो बंदे, एक एक चारण कवि थे, वो मोटे थे। एक ये राजा था, ये भी मोटा था। तो अकबर उन चारण कवि को तो कहता था जाडा चारण। क्या कहते हैं? मोटे आदमी का हम कहते हैं जाडो। जाडो है, जाडो है, तो उनको तो क्या कह दिया उसने? जाडा चारण। ये चंद्रसेन वाला भाई उदय सिंह है। चंद्रसेन वाला भाई उदय सिंह भी मोटा था, इसलिए इसको क्या कह दिया? मोटा राजा। याद रह जाएगी बात। कब राजा बना? आप सन पे ध्यान दो थोड़ा सा। 1500। चंद्रसेन कब मर गया था? 1581। कब मर गया था? मतलब चंद्रसेन 81 में मर गया, तो हिसाब से तो चंद्रसेन के मरते ही अकबर इसको राजा बना सकता है। लेकिन अकबर ने फिर भी इसको राजा नहीं बनाया, और अकबर ने जोधपुर को खालसा कर दिया था। जोधपुर क्या कर दिया था? ऐसी जगह जहां पर कोई राजा नहीं हो, दिल्ली से बैठ के राज किया जाता, उनको क्या बोलते थे? दिल्ली का मतलब केंद्र। जहां पर केंद्र से बैठ के राज किया जाता, उन जगह को क्या बोलते थे? तो जोधपुर खालसा था। 1583 में कहा कि चलो मोटा राजा उदय सिंह को राजा बना देते हैं। तो जोधपुर का खालसा कब टूटा? 1583। 1583 में जब तक मोटा राजा उदय सिंह राजा नहीं बना था, तब तक जोधपुर क्या था? उदय सिंह ने अधीनता कब स्वीकार कर ली थी? 1570 नागौर दरबार में कर ली थी। लिखो, लाइन लिखो। यह मारवाड़ का पहला राजा था। ही वॉज फर्स्ट किंग ऑफ मारवाड़। यह मारवाड़ का पहला राजा था। ही वॉज फर्स्ट किंग ऑफ मारवाड़, जिसने मुगल अधीनता स्वीकार कर ली थी। हु एक्सेप्टेड मुगल सुपरमेसी। जिसने मुगल अधीनता स्वीकार कर ली थी। हु एक्सेप्टेड मुगल सुपरमेसी। तो मारवाड़ का पहला राजा कौन था जिसने मुगल अधीनता स्वीकार कर ली? मोटा राजा। मैं एक बात लिखवा रहा हूं, फिर अपने इस पे बात करेंगे। और इसकी एक राजकुमारी थी जिसका नाम था मानीबाई। क्या नाम था? जोधपुर की राजकुमारी है, इसलिए इसी का नाम था जोधाबाई। राजकुमारी का नाम क्या है? मानीबाई। जोधपुर की राजकुमारी इसलिए नाम क्या है? इसकी शादी की गई जहांगीर के साथ। किससे शादी हुई? जहांगीर से शादी की गई इसकी। इसकी उपाधि थी, एक इस राजकुमारी की उपाधि दी गई थी जगत गोसाई। क्या उपाधि थी? गोसाई का मतलब होता है मालकिन। गोसाई का मतलब क्या होता है? जगत का मतलब दुनिया। दुनिया की मालकिन मतलब पटरानी टाइप का। और इसी का जो बेटा था उसका नाम था खुर्रम। क्या नाम था? खुर्रम तो पढ़ते हैं बड़े बार बार। तो राजकुमारी का नाम क्या है? जोधपुर के, इसलिए शादी किससे की? उपाधि क्या थी? बेटा कौन था? देखो, अपनी राजकुमारी मानीबाई का विवाह जहांगीर से किया। ही मैरिड हिज प्रिंसेस मानीबाई टू जहांगीर। मानीबाई कोष्टक में जोधाबाई लिख लेना। अपनी राजकुमारी मानीबाई का विवाह जहांगीर से किया। ही मैरिड हिज प्रिंसेस मानीबाई टू जहांगीर। मानीबाई का विवाह जहांगीर से किया। ही मैरिड हिज प्रिंसेस मानीबाई टू जहांगीर।
नीचे दो लिख लो अपने। उपाधि जगत गोसाई, बेटा खुर्रम। मानी पूरा लिखना, मानी बाई की उपाधि जगत गोसाई। टाइटल ऑफ मानी बाई और सन ऑफ मानी बाई। मानी बाई की उपाधि क्या है? जगत गोसाई। मानी बाई का बेटा कौन है? खुर्रम। दोबारा बताओ, देखिए क्या नाम है राजकुमारी का? जोधपुर की राजकुमारी है इसलिए, और पहले ऐसे राजकुमारियों के नाम हुआ करते थे। जैसे गांधार की राजकुमारी है गांधारी, है ना। कौंते देश की राजकुमारी है कुंती। कौशल देश की राजकुमारी है कौशल्या। केकय देश की राजकुमारी है केकई। मद्र देश की राजकुमारी है माद्री। मिथिला की राजकुमारी है मैथिली। पांचाल की राजकुमारी है। द्रौपदी को पांचाल इसलिए नहीं कहते कि 5 किलो गई है, वो पांचाल देश की राजकुमारी थी। कहां की राजकुमारी थी? तो जहां की राजकुमारी हुआ करती उनके वैसे ही क्या हो जाया करते थे नाम। तो जोधपुर की राजकुमारी इसलिए नाम क्या पड़ गया? आई बात समझ में? इसलिए जब भी मूवी आती है, जब भी सीरियल आता है, तो उससे पहले पर्दे पे लिखा आता है हमारी इस फिल्म का, हमारे इस सीरियल का इतिहास या वर्तमान के साथ कोई भी लेना देना। यदि किसी इतिहास या वर्तमान के पात्र के साथ इसके किसी पात्र का संबंध पाया जाता है तो उसे केवल और केवल संयोग समझा जाए। क्या समझा जाए? हमारा उद्देश्य इतिहास पढ़ाना नहीं है, हमारा उद्देश्य केवल दर्शकों का मनोरंजन करना। यदि आपको इतिहास पढ़ना है तो स्प्रिंग बोर्ड में एडमिशन लीजिए। और लास्ट वाला लाइन आप पढ़ते नहीं हो, आती है बात, है ना। इस बार ध्यान दो, आप क्या ऊपर ऊपर जल्दी जल्दी पढ़ लेते हो, स्लाइड जल्दी चली जाती है ना। हाँ, इस बार रोकना, पोज करना, उसमें लास्ट में लिखा हुआ है कि इतिहास पढ़ने के लिए कहाँ एडमिशन लीजिए। हाँ, तो वो बेचारे पहले से कह के रखते हैं। बॉलीवुड वाले साफ साफ कहते हैं कि भाई हमारा उद्देश्य दर्शकों को इतिहास पढ़ाना, हमारा उद्देश्य केवल और केवल दर्शकों का मनोरंजन करना है। इसलिए तुम इसमें इतिहास ढूंढने की कोशिश मत करो, क्योंकि वो इस बात को जानते हैं कि अपने को इतिहास ही नहीं आता। इसलिए मैं कई बार जब ये लिखवा देता हूं, फिर कोई स्टूडेंट बाहर जा जाते कहता है सर अकबर नहीं था क्या? वो नहीं था सर, मूवी में तो है ना। तो मूवी में पहले लिखा हुआ है कि मूवी का इतिहास के साथ कोई भी लेना देना। वो अपने काल्पनिक पात्रों को लेके किसी प्रकार की मूवी बना सकते हैं। मैंने कल ही आपको बताया था, कल नहीं बात कर रहा था। वो महाराणा प्रताप को ऊंट पे दिखा सकते हो, महाराणा प्रताप को धोरों के बीच में दिखा सकते हैं। तो नाम चेंज करना तो बहुत छोटी सी बात है, नाम तो कहीं भी चेंज किए जा सकते हैं। और वैसे भी बॉलीवुड जब भी इतिहास पे मूवी बनाता है, हिस्ट्री पे मूवी बनाता है, तो मूवी नहीं बनाता, वो मूवी का बलात्कार करता है। मतलब इतनी फर्जी फर्जी सी चीजें लेके आता है जिसका हद नहीं। और यदि इतिहास पे बॉलीवुड की मूवी का ब्लंडर देखना हो तो आप देखिए बाजीराव मस्तानी। एक और देखना हो, देखो मोहनजोदड़ो। मतलब उन्होंने हिस्ट्री को सिर नीचे और टांगे ऊपर कर दी। छठी क्लास के एनसीईआरटी, छठी क्लास के एनसीईआरटी, बस छठी क्लास तो सबसे सबसे पहली क्लास ही होगी, वहां से तो शुरू ही होता है कोई भी सब्जेक्ट। वो एनसीईआरटी वाली यदि आप किताब पढ़ लो, तो जब सिंधु घाटी सभ्यता आप पढ़ो, तो छठी क्लास की किताब में भी 4 बातें तो पक्की लिखी हुई है। एक बात कि सिंधु घाटी सभ्यता या मोहनजोदड़ो की सभ्यता महिला प्रधान सभ्यता थी। क्या सभ्यता थी? उसमें महिलाओं की चलती थी, पुरुषों की कम चलती, महिला प्रधान समाज रहा होगा। एक ये कि वह एक शांति प्रिय सभ्यता थी। क्या सभ्यता थी? अच्छा, क्या प्रूफ है शांति प्रिय सभ्यता थी? कि हमें कहीं से भी हथियार नहीं मिले, कहीं से भी। कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चहुंदड़ो, सूत कांगेडोर, इतनी जगह, मांडा, देमाबाद, आलमगीरपुर, खूब सारी जगह मिली, लेकिन एक भी जगह से हमें हथियार प्राप्त, छोटा मोटा मिल गया, बड़ा हो मिल जाए, पर कोई बड़े मामले में हमें हथियार प्राप्त नहीं होते। अच्छा, हथियार नहीं मिल रहे, शांति प्रिय सभ्यता है, तो इससे इतिहासकार कहते हैं कि इस सभ्यता में क्षत्रियों का राज नहीं रहा होगा। किसका राज नहीं रहा होगा? फिर राज कौन करते होंगे? तो क्या धार्मिक चीजें बहुत मिलती है, मूर्तियां मिलती है, यज्ञ के कुंड मिलते हैं, स्नानागार मिलते हैं। इससे पता चलता है कि ब्राह्मण राज करते होंगे। राज कौन करते होंगे? 4 बात है, महिला प्रधान है, शांति प्रिय है, ब्राह्मणों का राज रहा होगा। एक बात ये प्राप्त होती है हमें
कि उस सभ्यता में एक बंदरगाह था, बंदरगाह का नाम था लोथल। क्या नाम था? लोथल नाम का बंदरगाह था। हालांकि आप जब पढ़ोगे तो पता चलेगा दो बंदरगाह थे, अपनी साइड में था लोथल और पाकिस्तान की साइड में एक बंदरगाह था सूत कांगीडोर। कौन सा था? पर लोथल बड़ा बंदरगाह था। लोथल में बाकायदा बंदरगाह के निशान मिले हैं, गोदी बाड़ा मिला है पूरा, कि कहां नाव आके कहां रुकती होगी, इतना तक है उसके अंदर। ये चार बातें छठी क्लास का बच्चा भी वो चैप्टर पढ़ने के बाद जानता है। पर जब आप उस मूवी को देख के बाहर निकलते हो तो पहले तो हाथों हाथ आपको सरदर्द वाली एक टेबलेट की आवश्यकता पड़ती है। उस मूवी के अंदर हर 5वें मिनट में हथियारों की खरीद बिक्री है। वो इसको हथियार बेच रहा है, वो उसको हथियार बेच रहा है। यार एक बेसिक बात को उल्टा कैसे किया जा सकता है? हाँ, आगे बात समझ में कि मूवी का मतलब ये होता है कि उसमें थोड़ी बहुत अपनी तरफ से आजादी होती है। यार बंदा क्रिएटिव कुछ तो दिखाए उसके अंदर, तो थोड़ी बहुत चीजें तोड़ मरोड़ के पेश की जाती है। पर ठीक उल्टा, आप पूरी मूवी में हथियार ही बता रहे हो, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थानों से हमें हथियार प्राप्त। उस मूवी का प्लॉट यही है कि उस मूवी में ब्राह्मण सबसे अधिक पीड़ित और शोषित बताया हुआ है। एक ब्राह्मण है, उसको इतना तंग किया हुआ है कि वो पूरी मूवी में बोलता ही नहीं है, चुपचाप रहता है। इसलिए वो 3 घंटे की मूवी है, लास्ट में जाके क्लाइमेक्स में वही खुलता है उसके। फिर आप कहते हो सभ्यता में ब्राह्मणों का राज था, तो आपने पूरा उसको उल्टा किया। उस मूवी में हर 10वें 15वें मिनट में एक आधी महिला के थप्पड़ पड़ ही जाता है। तो महिला प्रधान सभ्यता की तो आपने एकदम उल्टा पुल्टा कर दिया। और एक सीन पे तो मुझे हंसी आती है उसमें। एक व्यापारी मोहनजोदड़ो के राजा को एक डायलॉग बोलता है कि राजा, मैंने तुम्हें अपने हथियार बेच दिए, अब हमारा हिसाब कर, हमें रुपए दे, हमें वापस जाना है, क्योंकि मेरे जहाज धोलावीरा में खड़े खड़े मेरा इंतजार कर रहे हैं। मुझे लगा, धोलावीरा में जब बंदरगाह ही नहीं था तो जहाज खड़े कैसे होते थे? जब बंदरगाह लोथल के अंदर था तो जहाज कहां खड़े होंगे? लोथल। तो धोलावीरा में जहाज कैसे खड़े कर सकता है? धोलावीरा कच्छ के रण में है, रण के अंदर जगह है वो। वहां पे जहाज कैसे खड़े किए जा सकते थे? दलदल आ जाता है वहां जाके, वहां पे जहाज तैरते ही कैसे होंगे? पर नहीं, उस बंदे ने तो बंदरगाह कौन सा बताया। तो इतिहास की बेसिक बातों को जब ये कर देते हैं, तो मतलब अच्छी मूवी बनाने के लिए तो भगवान जाने कितना दिमाग लगाना पड़े। हम जब हिस्ट्री सब्जेक्ट लिया, हिस्ट्री पढ़ने लगे, ऑप्शनल था हिस्ट्री। पहले आरएस में 2 ऑप्शनल लेने पड़ते, है ना? एक प्री में ऑप्शनल हुआ करता और 2 ऑप्शनल हुआ करते मेंस में। प्री वाला तो एक लेना ही होता, एक मेंस में और लेना पड़ता था। मेरे प्री में भी हिस्ट्री था, मेंस में, दोनों में हिस्ट्री था। मेंस में एक और सब्जेक्ट फिलोसॉफी लिया करते थे। तो ऑप्शनल खूब सारा पढ़ा था। ऑप्शनल से जब पेपर दिया करते तो ऑप्शनल बहुत ढंग से पढ़ा करते। ऑप्शनल जब पढ़ते तो मराठे पढ़ते। तो मराठों में एक कैरेक्टर जो सबसे अधिक पसंद आया करता था वो था बाजीराव। ऑब्वियस सी बात थी। और बड़ा, मैं आज भी जब उसको पढ़ाता या पढ़ता हूं तो मैं रोमांच से भरता हूं ऐसे कि यार एक बंदा जो 20 साल की उम्र में पेशवा बनता है। कितने साल की उम्र में पेशवा बनता है? अर्ली यंग एज, 20 साल की उम्र के अंदर वो मराठा साम्राज्य का पेशवा बनता है और 40 में मर जाता है। 20 में पेशवा बना और 40 में तो मर गया। कितने साल राज किया उसने? पर इस 20 साल में वो क्या जिया होगा। इन 20 साल के अंदर वो घोड़े से नहीं उतरा। इन 20 साल में उसका एक ही काम था, युद्ध, युद्ध और युद्ध। उसने केवल युद्ध किए। वो मराठों का महानतम पेशवा, जिसने उस समय कभी सपना देखा था कि मैं मराठों का झंडा अटक से कटक तक फहरा दूंगा। और यकीनन मराठों का झंडा उन दिनों अटक से कटक तक फहरा रहा था। मराठों के घोड़े उन दिनों तीनों समुद्रों का पानी पिया करते थे। भारत में कोई बड़ा राजा बनता उसकी निशानी थी कि उसके घोड़े 3 समुद्रों का पानी पीते हैं कि नहीं पीते हैं। 3 समुद्र कौन से? कि पश्चिम में अरब सागर का पानी पी के जाए, साउथ इंडिया में जाने के बाद हिंद महासागर का पानी पिए, और पूर्व में जाने के बाद में बंगाल की खाड़ी का पानी पिए। त्रिसमुद्र तोय पिता वाहन, जिसके घोड़े तीनों समुद्रों के पानी पीते हो, वो बाजीराव बल्लाल था। बाजीराव बल्लाल अपनी जिंदगी में कितना सफल रहा होगा कि एक दिन दिल्ली के मुगल बादशाह के दरबार में, दिल्ली का मुगल बादशाह था मोहम्मद शाह रंगीला। कौन था? एक दिन यूं ही बात आई, और बात आई तो लखनऊ के एक नवाब बैठे थे, और लखनऊ के नवाब ने कहा, "अरे कौन बाजीराव यार, ये फर्जी आदमी है, कभी आए दिल्ली की तरफ आए, देख लेंगे क्या है। ये साउथ इंडिया में छोटे मोटों से लड़के, ये राजस्थान मालवा पंजाब वालों से लड़के अपने आप को हीरो समझता घूम रहा है, आए कभी दिल्ली, हम बताएंगे क्या होता है।" मोहम्मद शाह रंगीला ने बैठे बैठे कहा, हाँ सही है, मराठों की हिम्मत है तो कभी दिल्ली की तरफ आके देखे। बाजीराव को इस बात का पता चलता है कि मेरे बारे में दिल्ली के दरबार में इस प्रकार की बात की गई।
बाजीराव दूसरे दिन मात्र 500 घुड़सवारों के साथ, केवल कितने घुड़सवारों के साथ? केवल 500 घोड़ों के साथ महाराष्ट्र से दिल्ली की तरफ कूच करता है। जब मोहम्मद शाह रंगीला को यह पता चला कि बाजीराव दिल्ली के पास आ गया है, उसके 500 घुड़सवारों से भी मोहम्मद शाह रंगीला इतना डरा था कि मोहम्मद शाह रंगीला दिल्ली छोड़कर भाग गया था। वो बंदा दिल्ली आया ही नहीं, वो दिल्ली के बाहर बैठा, 3 दिन कैंप लगाए, दिल्ली के बाहर शिकार खेला उसने, और 3 दिन बाद दिल्ली से वापस चला गया। लेकिन मोहम्मद शाह रंगीला की हिम्मत नहीं हुई कि दिल्ली में आ जाए। क्या खौफ रहा होगा उसका अपने टाइम के अंदर। कहते हैं मोहम्मद शाह रंगीला ने एक दिन उस घटना के थोड़े दिन बाद अपने दरबार में कहा कि यार आदमी तो जोरदार है, मैं उसकी शक्ल देखना चाहता हूं कैसा है। तो किसी ने कहा साहब बुला लेते हैं, संधि के लिए बुला लेते हैं, बातचीत के लिए बुला लेते हैं। मोहम्मद शाह रंगीला ने कहा ना ना, बुलाने की बात मत करो, आया हुआ कहीं ठोक ठाक जाएगा फालतू। तुम एक काम करो, मुझे एक पेंटिंग बना दो उसकी, मैं उसकी पेंटिंग देखना चाहता हूं। तो एक पेंटर को काम दिया गया, पेंटिंग बना। पेंटर बहुत अच्छा था, पेंटर ने एक पेंटिंग बनाई। पेंटिंग का बैकग्राउंड सीन ये है कि सूरज भगवान ढल रहे हैं, मतलब सूर्यास्त का टाइम है, शाम का टाइम होता जा रहा है, युद्ध खत्म हुआ है, एक युद्ध खत्म होने का सीन है। खत्म होने का इस प्रकार दिखाया जा रहा है कि सूरज ढल रहा है, तो सूर्य के बाद में युद्ध होता ही नहीं था। और लोग हैं जो हथियारों को उठा उठा के या तो जा रहे हैं या घायलों को उठा उठा के जा रहे हैं, इसका मतलब युद्ध बंद हो गया, सूर्य भगवान ढल गए और युद्ध अब समाप्त हो रहा है। ये तो बैकग्राउंड का सीन है। आगे का जो सीन है उसके अंदर बाजीराव घोड़े पर बैठा हुआ है और घोड़े पर बैठ के जैसे जा रहा है। इससे मतलब निकलता कि बाजीराव इस युद्ध में लड़ा है, अब जब युद्ध खत्म हो गया तो बाजीराव युद्ध को छोड़ के जा रहा है। पर बाजीराव तन के नहीं बैठा हुआ, बाजीराव उसमें एकदम यूं ढीला सा बैठा हुआ। इसका मतलब है पूरे दिन युद्ध में थक गया हो। उसके जो घोड़े की रस्सी है वो उसने हाथ में नहीं पकड़ रखी, मतलब इतनी थकान है कि उससे घोड़े की रस्सी भी नहीं पकड़ी जा रही है। उसने रस्सी अपने पैरों के बीच दबा रखी है, पैर एकदम दबा रखे और यहां पर उसने अपनी रस्सी डाल रखी है। उसके एक हाथ में गेहूं के दाने हैं और दूसरे हाथों से उन गेहूं के दानों को मसल रहा है। पेंट्री ये बताना चाहता था कि बाजीराव ने पूरे दिन युद्ध लड़ा, इसलिए उसे खाने पीने की भी ध्यान नहीं रहा। अब जब युद्ध खत्म करके वो जा रहा है तो उसे लगा कि यार थक गए अपने तो, और तब उसे याद आया कि यार रोटी तो खाई नहीं आज, आज खाना तो अपने को मिला ही नहीं। और उसे लगा कि मेरी जेब में जो कुछ गेहूं के दाने पड़े हैं, ये गेहूं के दाने ही खा लेता हूं। इसलिए उसने रस्सी अपने पैरों में दबाई, घोड़ा अपनी गति से धीमे धीमे जा रहा है और वो उस पर बैठा बैठा गेहूं के दाने खा रहा है। पेंटर ये बताना चाहता है कि बाजीराव ने भूख प्यास की परवाह नहीं की थी, उसकी जिंदगी केवल युद्ध युद्ध और युद्ध थे। कहते हैं मोहम्मद शाह रंगीला ने जब ये पेंटिंग देखी थी तो जैसे ही उसने देखी उसने कहा साइड में लो, मुझे डर लगता है। उसकी पेंटिंग से घबराया करता था मोहम्मद शाह रंगीला। वो बाजीराव बल्लाल था, लंबा चौड़ा डाकी टाइप का आदमी, काला कोजा भूंडा था कि देख ले तो टाबर डर जाए। बाजीराव के लिए कहते हैं कि बाजीराव को कभी किसी ने मुस्कुराते हुए नहीं देखा था। बाजीराव एनी टाइम गुस्से गुस्से और गुस्से में रहता था। उसकी आंखें युद्ध उन्माद में दहकती रहती थी, अंगारा बना रहता था वो। बाजीराव से किसी की बोलने की हिम्मत नहीं हुआ करती थी, उसकी बीवी बच्चों की भी, कोई उसे ढंग से बात कर ले। इतना वो रूड टाइप का आदमी था, रूखा टाइप का आदमी था एकदम बाजीराव। उस बाजीराव से बाजीराव मस्तानी में ढोल पिटवाए हैं। बेचारी हिस्ट्री का क्या बलात्कार हुआ होगा। मुझे लगता है बाजीराव की आत्मा ऊपर बैठ के कलप कलप के रोई होगी, तेरा मंगतों ये तो मत करते रहे, थोड़ा बहुत तो मेरा ध्यान रखते। अच्छा, उस मूवी में इतने ब्लंडर है जिसकी हद नहीं। हम जब यहां पढ़ने के लिए आए तो दिलीप सर ने कहा कि मूवियां देखनी चाहिए खूब सारी। हमने इस बात को एकदम हृदय में बिठाया, पढ़ाई कम की मूवियां ज्यादा देखी। फ्राइडे ऐसा बीतता ही नहीं था कभी मूवी देखने नहीं जाते, पर वो था हमारा फिक्स कि नाइट शो देखते थे। शाम वाला बेच होता, 3 से ये 7 वाला इसी बेच के अंदर आया करते थे, तो दिन में 12 से 3 वाला भी नहीं देख पाएंगे, 3 से 6 वाला भी नहीं देख पाएंगे, तो अपने एक ही बचता था 9 से 12 वाला। तो 9 से 12 नाइट में देखने जाया करते। तो एक दिन जब मूवी देखने गए, बाजीराव मस्तानी का ट्रेलर आया बीच में, तो हमें लगा अरे यार बाजीराव मस्तानी आ रही। तो मगर यार बाजीराव मस्तानी तो अपने पहला शो देख के जाएंगे, फर्स्ट डे फर्स्ट शो देंगे, कॉलेज कोचिंग बंक मारनी पड़े तो बंक मारनी पड़े, लेकिन आज इसका तो शो देख के जाएंगे। 12 से 3 देख लेंगे और 3 बजे अपने बाद में कोचिंग चले जाएंगे। 12 से 3 वाले में भयंकर भीड़ थी। ईपी, ईपी है एंटरटेनमेंट पैराडाइज, मालवीय नगर रहते थे, ईपी हमारे पास पड़ता था। तो ईपी वाले के अंदर मतलब हम यूं लाइनों में धक्का मुक्की करके जैसे तैसे टिकट, तभी ऑनलाइन वाला चक्कर नहीं हुआ करता था। तो धक्का और होता तो हमें नहीं आता था, वो करते होंगे लोग पर हमें नहीं आया करता था। धक्का मुक्की करके जैसे तैसे करके टिकट विकट लिए, 6-7 दोस्त गए इकट्ठे होकर देखने के लिए। मूवी के अंदर जाके बैठे और हम सब में यूं अरे यार बाजीराव पे मूवी आ रही है, हिस्ट्री अपने इतना पढ़ते हैं इतना जानते हैं, तो इस मूवी के बारे में अपने को बहुत अच्छे से पता है, अपने और जानकारियां प्राप्त होगी इसकी। और सिनेमा हाउसफुल भयंकर भयंकर भरा हुआ है एकदम। फैमिलीज फैमिलीज आई हुई खूब सारी, हमारे आगे खूब सारे परिवार बैठे, हम 6-7 एक लाइन के अंदर बैठे। पहला दूसरा सीन ही कोई शुरू हुआ, पहला दूसरा सीन शुरू होते ही उसके अंदर का
महाराज छत्रपति साहू जी महाराज पधार रहे हैं। और हमने, अरे अरे साहू साहू आ रहा है साहू। अपना हिस्ट्री में पढ़ा हुआ कि छत्रपति शिवाजी, शिवाजी के बाद छत्रपति संभाजी, और छत्रपति संभाजी के बाद छत्रपति साहू। अरे मैं शिवाजी महाराज के पोते हैं, ये आ रहे हैं। इतने पर्दे पे जैसे महेश मांजरेकर साहू है उसमें, महेश मांजरेकर को दिखा रहे, महेश मांजरेकर के सिर पे साफा बंधा हुआ है। क्या बंधा हुआ है? वो साफा देखते हम में से कोई बोला, अरे यार मराठे तो पगड़ियां बांधते थे। मराठों की वो शिवाजी वाली पगड़ी नहीं है, वो लंबी सी जो पगड़ी सी होती है, क्या मराठे पगड़ी बांधते थे, ये साफा कैसे? इधर किसी ने कहा चुप रहे, इसमें क्या फर्क पड़ता है, साफा पगड़ी में एक ही तो बात होती है। इतने में किसी का और ध्यान गया, उसने कहा साफा सफेद है, राजाओं के सफेद साफे नहीं बनते थे, राजाओं के साफे हमेशा रंगीन हुआ करते थे। तो यार ये सफेद साफा और बांध रखा है। क्या छोड़ छोड़, अब इतना इन बातों पे ध्यान नहीं देना। इतने में थोड़ी बहुत देर के अंदर आया कि एक राजा को दिखाया बैठा हुआ, और राजा की लंबी सी दाढ़ी है, राजा सिंहासन पर बैठा हुआ है, दो शेर बांध रखे राजा ने, उसमें सीन है, शेर बांधा हुआ एक राजा है। और कहा गया कि निजाम चिनकिलीस खान, और हम आ रहे हैं हैदराबाद वाला राजा है, आ रही है तो। और अब जो है पाल खेड़ा के युद्ध की बात करेंगे। हैदराबाद के बाजीराव के बीच में एक युद्ध होता है, पाल खेड़ा का युद्ध। और पाल खेड़ा के युद्ध के अंदर बाजीराव जीतता है, हम लिखवाएंगे आपको। और पाल खेड़ा के युद्ध में जीतने के बाद में बाजीराव और हैदराबाद के राजा के बीच में संधि होती है, जिस संधि का नाम है मूंगी सिउ गांव की संधि। अरे मगर ये तो मूंगी सिउ गांव की संधि का सीन है, वो दिखाएंगे। वो सीन इतना वाहियात दिखाया हुआ उसके अंदर कि चिनकलीस खान सिंहासन पर बैठा हुआ है, बाजीराव उसके सामने जाके बैठता है, और चिनकलीस खान उसको कहता है कि तुम गिरफ्तार हो पेशवा, मेरे आदमी तुम्हारे चारों तरफ खड़े और तुम्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। और पेशवा वापस कहता है कि चिनकलीस खान आंखें खोल कर देखो, ये जितने भी आदमी तुम्हें तुम्हें तुम्हारे दिखाई दे रहे, ये सब मेरे बंदे हैं, गिरफ्तार तुम हो। अब बेचारा चिनकलीस खान दबता है, चिनकलीस खान संधि करता है। संधि करता है तो वहां बाजीराव के मुंह से डायलॉग बुलवाया हुआ है। वहां बाजीराव कह रहा है कि फलों में एक ही फल होता है, उसे कहते हैं आम। दक्षिण भारत में एक ही राजा होता है, उसे कहते हैं निजाम। मुझे लगा दो राजा आपस में संधि करते हैं तो इसे खेलते हैं क्या, आम आम निजाम निजाम, ऐसे राइमिंग बनाते हैं क्या कि तुम्हारा नाम क्या, निजाम आम आम निजाम निजाम। मगर यार फिर तो एक राजा दूसरे राजा को लेटर लिखता होगा तो फिर वैसे भी लिखता होगा कि खून से खत लिखता हूं, सही मत समझना, है ना, तुम्हारी याद में मर रहा हूं, जिंदा मत समझना। ये भी लिखवा दो, सीसी भरी गुलाब गिन पत्थर से तोड़ दो, खत का जवाब नहीं आया तो खाना पीना छोड़ दो। राइमिंग होती थी ना पहले, कपड़े धोती हूँ कूट कूट के, तेरी याद में रोती हूँ फूट फूट के। ये और दिखा दो थोड़ा। कैसे फर्जीवाड़ा दिखा सकते हो यार तुम। मतलब वो संधि तो, अब संधि की शर्तें तक याद थी हमें यार, ये होगा ये होगा ये होगा, ये किलों की बात करेंगे, क्षेत्र की बात करेंगे, चौथ लेगा, सरदेश मुखी लेगा, ये किला छीन लेगा, उसके साथ संधि पे रोक लगा देगा, इन क्षेत्रों पे कब्जा कर लेगा, इतना टैक्स लेके जाएगा। पर इतना फर्जीवाड़ा दिखाया वो उस पूरी मूवी में जिसकी हद नहीं है कोई। और फिर सब लास्ट में तो निकले तब तो यूं गालियां निकालते हुए निकले। अब हुआ क्या कि 15-20 मिनट बाद में हमने वैसे बातें करनी शुरू, अरे ये सीन गलत है, ये सीन गलत है। तो आगे मेरे जस्ट सामने कोई भैया बैठे थे, जस्ट आगे वाली सीट में बॉडी बिल्डर टाइप के भैया बैठे परिवार के साथ। उन्होंने थोड़ी देर बाद मेरी तरफ देखा, तेरे को देखनी है और भी देखेंगे। तो भाई अपने चुप हो गए, मैं कूटेगा यार आदमी, फालतू में लड़ाई होगी, फैमिली फैमिली आई हुई है, कोई सारे मिल मुला के कूटेंगे अपने को। ये तो मुझे एक बात समझ में आई, और लोग सारे चीयर करे, अरे वेरी गुड पेशवा बाजीराव, सभी तालियां बजाए उसके ऊपर। और हम बैठे बैठे कूदे हैं अंदर ही अंदर कि यार ऐसे कैसे बना सकते हो, इस सीन को ऐसे थोड़ी होता था यार, ये गलत है तुम्हारा, ये गलत है। उस दिन समझ में एक और अच्छी बात आई कि भारतीय दर्शक इतिहास देखने कब जा रहा है, वो मनोरंजन करने जा रहा है, और वो मनोरंजन करवाने में तो सफल है। पर ये बात उसने पहले ही लिखी है कि मेरा उद्देश्य दर्शकों को इतिहास पढ़ाना नहीं है, मेरा उद्देश्य दर्शकों का मनोरंजन, तो ये कर रहे हैं। पर फिर लास्ट में कहा कि ठीक है यार, ये जैसा भी दिखाते हैं वैसा दिखा दो। पर लास्ट कंक्लूजन ये था कि यार बाजीराव किसी ढंग के आदमी को तो बनाते। बाजीराव डाकी टाइप का आदमी था, 6.5 फीट के आसपास हाइट थी, पीछे से मतलब उसकी गर्दन इतनी चौड़ी होती होगी। यदि आपको बाजीराव दिखाना ही था तो बाहुबली वाले भल्लाल देव को दिखाते, पर्दे पे आए तो डर तो लगे ऐसे कि बाजीराव नाम की कोई चीज आई है। आपने रणवीर सिंह को बाजीराव बनाया, जिसका अभी तक जेंडर तय नहीं हुआ है। उस बंदे को इधर गिने या इधर गिने, वो घाघरा पहन के घूमता है। मतलब बाजीराव नाम की तो लाज रखते रहे कम से कम। क्या हो गया?
उस मूवी में सबसे अच्छा यदि किसी ने रोल किया है तो वो है प्रियंका चोपड़ा। काशिफ बाई का उसका जो कैरेक्टर, प्रियंका चोपड़ा की दो मूवी, उसकी एक्टिंग देखनी हो तो उसकी दो मूवी देखी जाए, बर्फी और बाजीराव मस्तानी। बर्फी में शुरुआत के 5-7 मिनट तक समझ में भी नहीं आता कि ये प्रियंका चोपड़ा है या कोई मंदबुद्धि लड़की है। वाकई लगता है कि ये कोई मंदबुद्धि लड़की है। आप थोड़ा यू अरे यार ये तो प्रियंका चोपड़ा की एक्टिंग है, तो वास्तव में वैसी एक्टिंग करती है। मुझे दो, जितने भी एक्ट्रेस अपने, इनमें दो रोल हमेशा मुझे अच्छे लगे। या तो तन्नू वेट्स मन्नू में कंगना रनावत का दत्तो वाला रोल, उसका जो सेकंड रोल है, हरियाणा वाली लड़की का रोल करती है, उसके अंदर वो कतई समझ में नहीं आती कंगना रनावती है क्या, वो घुसी हुई है उस रोल के अंदर, वो लगता है दत्तो नाम की कोई लड़की है, वो लड़की ऐसी ही है। या बाजीराव मस्तानी में प्रियंका चोपड़ा का। बाकी इन रणवीर सिंह ने और दीपिका पादुकोण, इन दोनों डमरुओं ने थी फर्जी एक्टिंग। मतलब मेरे को उस दिन वो बाहर मिल जाए सिनेमा से तो मैं कूटूं दोनों को, कि यार तुम ऐसे कैसे कर सकते हो यार इस रोल के साथ में। प्रियंका चोपड़ा का एक एक हाव भाव देखिए, वो देखना कभी आप वापस मूवी टाइम मिले बाजीराव मस्तानी वापस देखना। पिछली बार आपने रणवीर सिंह दीपिका पादुकोण के लिए देखी होगी, इस बार आप प्रियंका चोपड़ा के लिए देखना। उस मूवी के सीन फॉरवर्ड कर करके जहां जहां प्रियंका चोपड़ा आती है वो सीन देखना, उसके उसके आंखें, उसके बोलने का ढंग, उसकी चाल, यूं समझ में आता है कि पेशवा की रानी इसी प्रकार की होती होगी। ठहराव उसकी भाषा का, कितना लरज लरज के वो बोलती है, एक एक शब्द को चबा चबा के बोलती है, अपने आंखों से जिस प्रकार वो सीन क्रिएट करती है, सब कुछ लाजवाब है। उस मूवी का नाम काशीबाई होना चाहिए, पर उस मूवी पर बाजीराव है, और बाजीराव घूम रहा है काजी भाई काजी। मैं यार क्या कस बाजीराव बनाया तुमने इसको। बाजी उस मूवी में ये चीजें तो जो है वो है। एक्टर बुरा नहीं है, रणवीर सिंह अच्छा एक्टर है। आप रणवीर सिंह की अच्छी मूवी देखना, आप देखिए लुटेरा, सोनाक्षी सिन्हा के साथ में उसकी एक मूवी है लुटेरा, वाकई वो बहुत अच्छी एक्टिंग करता है। रणबीर सिंह के साथ दिक्कत ये हुई कि रामलीला के बाद में वो रामलीला वाले रोल से बाहर नहीं आ पा रहा है। आप रामलीला के बाद की उसकी सारी मूवी देख लो, सब में सेम एक्टिंग है, चेंज नहीं है उसकी एक्टिंग। बाद में उसकी एक्टिंग थोड़ी सी एक मूवी में और अच्छी है, दिल धड़कने दो। अनुष्का शर्मा, प्रियंका चोपड़ा, अनिल कपूर के साथ में एक जो मूवी है उसमें वापस वो अच्छी एक्टिंग करता है। बाकी के अंदर तो वो रामलीला को रिपीट मार रहा है और कुछ ही नहीं कर रहा है। जो रोल उसने रामलीला में किया था वो का वो रोल वापस निभाता रहता है। वो अच्छा एक्टर है वो, पर वो बाजीराव की एक्टिंग करने लायक उस मूवी के अंदर नहीं था। ये तो मूवी में बाकी जो चीजें हैं वो तो है, उसमें कल्चरल चीजें बहुत गलत है। अक्सर कई बार लोग कहते हैं कि भाई मूवी से क्या फर्क पड़ जाता है, मूवी में कुछ ही दिखा दो, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, वो तो इतिहास थोड़ी दिखा रहे हैं, वो तो आपको मनोरंजन कर रहे हैं। मगर हिस्ट्री कल्चर पे प्रभाव डालती है, हिस्ट्री से कल्चर की चीजें चेंज होती है। उस मूवी में एक सीन है कि छत्रसाल बुंदेला एक राजा है बुंदेलखंड का, उसकी बेटी है मस्तानी। छत्रसाल बुंदेला की बेटी क्या दिखाई हुई है, कि मस्तानी उसकी एक बेटी है। अच्छा, उसका पहला बलंडर तो ये कि इतिहास ये कहता है कि छत्रसाल बुंदेला की बेटी नहीं थी मस्तानी, मस्तानी एक अलग लड़की थी। छत्रसाल बुंदेला से सीधा सीधा उसका बाप बेटी जैसा कोई भी रिलेशन नहीं। उसके राज्य की एक लड़की थी, उसके राज्य की एक डांसर थी, और उस डांसर की एक लड़की थी, उसका नाम था मस्तानी। उसके दरबार की डांसर थी, दरबार की डांसर की बेटी मस्तानी थी। पर कोई बात नहीं, आपने राजा की बेटी बता दिया, इतना लिबर्टी चलती है, क्रिएटिव लिबर्टी नाम की चीज होती है। आप राजा की बेटी दिखाना चाहते हैं, दिखाइए। उसमें सीन है कि छत्रसाल बुंदेला युद्ध करता है, युद्ध में जब हार रहा होता है तो बाजीराव उसका साथ देने के लिए आता है, बाजीराव उसे युद्ध जितवाता है। जितवाने के बाद छत्रसाल बुंदेला बाजीराव के समर्थन में या बाजीराव के सम्मान में एक पार्टी का आयोजन करता है। छत्रसाल बुंदेला बीच में बैठे, साइड में उनकी रानी बैठी हुई है, इधर आपके बाजीराव बैठा हुआ है, और सामने मस्तानी डांस करती है। मुझे लगा कि ये बलंडर है तुम्हारा, या तो मस्तानी को बेटी मत बताओ, और बेटी बताओ तो डांस मत करवाओ। भारतीय परंपरा इतनी समाप्त नहीं हुई है कि घर में किसी मेहमान के आने पर घर की बेटी को कहते हो कि भाई आज मुजरा करना पड़ेगा, देख तो आज साहब आए, आज इनके सामने नहीं नाची तो मतलब ही नहीं निकलेगा। गरीब से गरीब भारतीय परिवार इस प्रकार की बात तो नहीं करता होगा। पर किम आश्चर्यम किस मूवी को देखने के बाद भले 50 साल बाद में कोई इस प्रकार की बात करे कि यार राजा महाराजाओं के टाइम में भी घर में मेहमान आता तो घर की बेटी डांस किया करती थी, तो बाद में डांस करवाना शुरू करे। लोग कहेंगे नहीं नहीं ऐसे थोड़ी डांस करवाया जाता, ऐसे कोई मूवी को देख के लोग थोड़ी सीखते, मगर मूवी को देख के तो भारत में भगवान जाने क्या सीख गए। आज के 30 साल पहले संतोषी मां नाम की किसी देवी को राजस्थान में नहीं जाना जाता था। मां संतोषी माफ करे, पर 1975 में जब संतोषी मां रिलीज हुई थी, उससे पहले का यदि घर में कोई डोकरे डोकरी जो बैठे उनसे पूछा जाए, दादी जी की उम्र की किसी भी महिला से पूछा जाए कि संतोषी मां का नाम भी सुना था क्या,
संतोषी माँ गुजरात की एक लोकल लोकल देवी थे। गुजरात के एक भक्त ने उन पर मूवी बना दी जय संतोषी माँ। मूवी इतनी ज्यादा हिट हुई, शोले के सामने हिट हुई थी। शोले के सामने संतोषी माँ ने 1975 में 10 करोड़ रुपए कमाए थे। शोले के सामने मूवी हिट हो गई थी वो। संतोषी माँ इतनी ज्यादा हिट थी। टेलीविजन पर सबसे अधिक आज दिन तक की देखी गई मूवी है जय संतोषी माँ। हालात ये है कि अब हर शुक्रवार को संतोषी माँ का व्रत रखते हैं, क्योंकि संतोषी माँ नाम की कोई भी देवी राजस्थान में नहीं है। संतोषी माँ के मंदिर बन गए, उसके बाद में संतोषी माँ की उसके बाद पूजा होने लग गई। ये फिल्म का असरित्व है। साईं बाबा महाराष्ट्र के एक लोकल देवता हैं। साईं बाबा पर एक मूवी बनी थी, उसके बाद पूरा भारत उमड़ उमड़ के साईं बाबा के जा रहा है। वरना दादाजी की उम्र का घर में कोई आदमी बैठा हो, यदि वो कह दे कि साईं बाबा को जानता ही है, तो आप पूछ के देख लेना। मतलब जानता, आप छोड़िए भगवान भगवान और वो छोड़िए, नाम सुना था कि अपनी जिंदगी में उन्होंने कभी कि साईं बाबा नाम का कोई भगवान है? लोकल देवता थे। जैसे अपने भूमियोसा झुंझार जी पितरजी महाराज है, वैसे महाराष्ट्र के एक वो भूमियोसा महाराज थे। महाराष्ट्र के किसी भक्त ने उन पर मूवी बना दी, और मूवी बनाने के बाद वो हिट हो गई। आज पूरा भारत देख रहा है। वैष्णो माता कश्मीर के, पंजाब के, जम्मू के एक लोकल देवी थे। है वैष्णो माता आज पंजाबियों का बहुत बड़ा मेला लगता है वहां पर। पंजाबी जाते हैं, जम्मू के लोग जाते हैं, कश्मीर के लोग जाते हैं वहां पर। अपना लेना देना नहीं था वैष्णो माता से। वैष्णो माता अलग थी, अपने अलग थे। गुलशन कुमार नाम करके एक माता जी के भक्त हुए, वैष्णो माता के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने ये आपके गानों की कैसेट निकालने शुरू किए, और गानों की कैसेट में माता जी की कैसेट निकालने शुरू किए। और माता जी की कैसेट में उन्होंने वैष्णो माता के भजन गाने शुरू किए, क्योंकि वो पंजाबी थे। वो पंजाबी थे तो उनकी देवी कौन सी है? वैष्णो माता। तो उन्होंने वैष्णो माता के गाने गाने शुरू किए। उसके बाद अपना पूरा राजस्थान वैष्णो माता जा रहा है। और हम क्या सीख के वहां से? मुझे अभी भी लगता है कि यार फिल्में कितना असर डालती होगी, कि अक्सर गाड़ियों के पीछे, घरों के पीछे, लोगों के कोई रजिस्टर में, आपके आपकी किताब में आप लिखते हो, एक वर्ड लिखते हो जय माता। ये पंजाबी भाषा है। अपने भाषा में दी होता ही नहीं। अपने होता है जय माता जी, जय माता री, जय माता की। ये पंजाबियों के होता है जय माता दी। वो जब कैसेट आए तो उन कैसेट के अंदर इस प्रकार के नारे होते थे, जोर से बोलो जय माता दी, आगे वाले बोलो जय माता दी, पीछे वाले बोलो जय, सारे मिलके जय माता, और जोर से जय। वो बोलते उन गानों में, गुलशन कुमार वाले सारे गानों, जय माता दी। अपने नहीं है दी। कभी डोकरों को बोलते हुए सुनना, वो बोलेंगे जय माता जी, जय माता की, जय माता री। दी होता ही नहीं है अपनी भाषा में। ये पंजाबी भाषा का वर्ड। और पंजाबी चीयरफुल लोग होते हैं, उन्हें हर बात में डांस करना हो, उन्हें हर बात में नारे लगाने होते हैं। इसलिए वो मंदिर में जाते हैं तो जोर जोर से मंदिर में जाके मूर्ति के सामने भी नारे लगाते हैं। अपने यहाँ पे मंदिरों में शांति होती है, शांति। अपने मंदिर में आपस में बात करना भी बुरा माना जाता है। किसी भी बड़े आदमी के सामने बोलते नहीं है, और भगवान से बड़ा कौन होगा? और कभी दादाजी की उम्र के आदमी के साथ मंदिर में जाना और वहां दादाजी से बात करी थी, लोग चुप रहे। 5 मिनट शांति नहीं रखी जाए भगवान के सामने। आरती हो रही हो, मम्मी की रुस, मम्मी को आप बतला के देख लो, देखे मम्मी ये भले ही सारे से कही चुप, एक बार नहीं बोलना, मैं 5 मिनट आरती कर दूं उसके बाद बोल लेना, या 5 मिनट अगरबत्ती कर रही हूँ उसके बाद बोल लेना। अपने यहाँ शांति रखते हैं मंदिरों में। पर हम वहां से सीख के आए। मैं कई बार, हमारे बीकानेर में देशनो कोला करणी माता जी का मंदिर है, मैं वहां जाता हूँ और मैं वहां देखता हूँ कि कोई ना कोई लड़कों का एक ग्रुप आया हुआ रहता है, जोर से बोलो जय माता। मुझे लगता है यार अपने वाली माता जी शांतिपूर्ण माता जी है, और तू इनके सामने नारे मत लगा यार, ये इनको बुरा लगता होगा। फिर मुझे लगता है यार माता तो को क्या बुरा लगता है? माँ हमेशा सहनशील होती है, माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। वो अपने पुत्रों का, वो अपने भक्तों का सब कुछ सहन करती होगी। फिर मुझे और लगता है कि इन बच्चों को मैं समझाऊं कि जिस भाषा में तू नारे लगा रहा है वो भाषा पंजाबी है। अपने वाली माता जी मारवाड़ी समझती है, इसलिए नारा तो सही लगा। जय माता जी तो बोल कम से कम। जय माता दी तो अपने आप में गलत बोल रहा है, पर सारी गाड़ियों के पीछे जय माता दी है ना। फिल्में क्या सिखाती, ये सिखाया लो। वैष्णो माता के हम सारे जाने शुरू हो गए, जबकि मुझे बता दे कोई कि 1980 से पहले कोई वैष्णो माता की जाता था क्या? यार नाम सुना था क्या यार किसी ने गांव में कि वैष्णो माता नाम की कोई देवी है क्या? और फिर मुझे और हमेशा लगता है कि यार जाते भी कौन है जिनको मनाने होते हैं हनीमून। आज भी क्या हो गया? आज भी आप घर वालों को वैसे कह दो कि मुझे हनीमून मनाने के लिए जाना है,
तो घर वाले उल्टा लटका के चामड़ी सूंत ले, है ना। पर आदमी चालू होता है जी। फिर बंदा ब्याह के बाद में एकदम शांत सा होके घर वालों के पास जाता है, घर वालों को कहता है कि ये जब 12th में पढ़ती थी ना, घर वालों ने मन्नत मांगी थी कि जोड़े से धोख लगा के आएंगे। घर वाले इन धोख के नाम पर बहुत डरते हैं, है ना, कि नहीं भाई बीननी के कल को कुछ हो जाएगा, फलान हो जाएगा। भाई रे वैष्णो माता जी सात सलाम महाराज निरोगा रखे, और तुम्हें धोख लगाने के लिए जाना तो भाई रे कल ही जाओ। कुण जानो रामदेव रे अठ जानो चोटीले दाम, किसको वैष्णो माता के जाना, यहाँ देखनी डल झील और गुलमर्ग देखने। वैष्णो माता के नाम पर लोगों ने जो जो कांड किए ना, माता जी सब देख पा रही है वहां। कि कारनामे नहीं किए जाने चाहिए माता जी के नाम पर है। माता जी हिट हो रखे, साईं बाबा हिट हो रखे, संतोषी माँ हिट हो रखे। मैं कहता हूँ किसी दिन अपने किसी भक्त के पास पैसे आए और उसने यदि जीण माता पे बहुत बड़ी मूवी बना दी, तो जीण माता को नागालैंड का आदमी धोखने लग जाएगा। संचार के साधन है आजकल, तो चीजें पहुंचती भी इधर से उधर बहुत ज्यादा है। अपने यहाँ की लोकल देवियां थी, अपने यहाँ जीण माता थी, अपने यहाँ पे कोई जमवाई माता थी, अपने यहाँ की करणी माता थी, अपने यहाँ पर सकम्बरी थी। लोग कहते फिल्मों का क्या असर पड़ता है, तो मैं कहता हूँ दादी जी की किसी उम्र की महिला से पूछो कि उसने कभी करवा चौथ मनाई थी क्या, ये फिल्मों ने सिखाई है। अपने यहाँ चौथ का त्योहार होता ही नहीं था कोई बड़ा। 12 चौथ आती है साल में, कितनी चौथ आती है, 24 आती है वैसे। अपने यहाँ पे गांव वाला जो महीना होता है उसमें 2 पक्ष होते हैं, 15 दिन चांद दिखता है और 15 दिन चांद नहीं दिखता। तो एक तो चांद दिखने वाली चौथ आएगी और एक चांद नहीं दिखने वाली चौथ आएगी। चांद दिखने वाली चौथ की तो पूजा ही नहीं होती कभी, है ना। गांव के अंदर कहते हैं कि भाई चौथ का चांद नहीं देखना चाहिए, चौथ का चांद दिख जाता है तो चोरी का आरोप लगता है। तो मेरे मन में तो अभी तक भयंकर अंधविश्वास है, और भगवान जाने क्या चक्कर है, मेरे को और कभी चांद नहीं दिखता और चौथ वाला पक्का दिख जाता है। और जैसे चांद दिखता है फटाफट बात देखता हूँ चौथ है कि नहीं, कि चौथ है। और फिर मैं कई देर तक डरता रहता हूँ यार आज कुछ ना कुछ गलत होगा, आज कुछ ना कुछ नहीं हुआ, भगवान खैर करे। पर हमेशा डर सा लगता रहता कि यार चौथ का चांद नहीं देखना, क्योंकि घर वाले छोटी उम्र में डरा डरा के रखते थे कि यार चौथ का चांद नहीं देखना। दूज वाले चांद को घर वाले जबरदस्ती पकड़ पकड़ के दिखाते। दूज आती है, दूज दूसरा दिन, तो मुझे अब भी याद है कि शाम को दिया बत्ती का टाइम होता 7-8 बजे का, तो मम्मी वो पकड़ पकड़ के बुला के इधर आ रहा चांद देख, रात जोड़ो चांद के। और चांद हाथ क्या जोड़ते, वो कविताएं और बोलते थे, चांद मामा घाबा दे नया नया घाबा दे। घाबे घाबे समझते हो, कपड़े, है ना। कपड़े पहले मामा जी सिलवाया करते थे, तो चांद मामे से घाबे मांगे जाते थे। और चौथ वाले दिन सुबह सुबह मम्मी कहती छोरो आज चौथ है और चांद मत देख लेना आज। पर वो टाबरों के तो क्या होता है कि जिस चीज के लिए मना करते हो वो चीज पक्की होती है, तो उस दिन शाम को धीरे धीरे करते। फिर छोटे वाला भाई को कहता चांद देख लिया, मम्मी को बताऊंगा, मम्मी को बताऊंगा। घर वाले पिटाई और कर दिया करते कि यार चौथ क्या है तू। तो चौथ का चांद देखना मना था, तो 15 चौथ तो अपने आप निपट गई। पीछे 12 चौथ, तो अब पीछे बची 12 चौथ और बची, जो कृष्ण पक्ष की चौथ होती है। तो 12 की 12 चौथ को मम्मियां व्रत करती है। चौथ माता के व्रत किए जाते हैं, 12 चौथ की कर लेते हैं। कोई महिला ज्यादा धार्मिक होती है तो 12 की 12 चौथ की कर लेती है, वरना 4 चौथ तो पक्की है कि बैसाख वाली चौथ है, आषाढ़ वाली चौथ है, कार्तिक वाली चौथ है, माँ वाली चौथ है। इन 4 चौथ की तो पूजा कर ली जाए। इनमें जो कार्तिक वाली चौथ है वो करवा चौथ, सिंपल इतनी बात है, इसके अलावा कुछ ही नहीं। मैं हमेशा कहता हूं कि यार फिल्मों का क्या असर है कि छलनी में से पति को देखना। आप इमेजिन करो कि अपने दादाजी टाइम में या पापा वाले टाइम में कोई महिला पति को कह सकती है कि चलो आप ऊपर चलो छलनी में से देखूंगी। मतलब डोकरों के जूता नंबर 10 का आता था। मतलब तुम यूं छत पे चढ़ गए और पूरे मोहल्ले के सामने यूं देखो, आदमी मर नहीं जाए। इससे अच्छा आदमी ये मानता था कि धरती फट जाए मैं मर जाऊं। मतलब गांव में बातें ही महिलाओं की इस प्रकार की होती है कि फलान जी की बीरनी छात पर फिरे। छत पे जाना अपने आप में बहुत बुरा माना जाता था। तुम कहते हो कि छत पे जाके यूं देखते, अपने तो यहाँ महिलाएं उल्टा आदमी को कहा करती थी कि डाकी तू घर से बाहर ही रहा कर, तू मताना बोले घर पे भूमिये हुआ करते अपने वाले सारे, काय जल्दी आना घर पे, ये सब होता ही नहीं था। अपने अपने पति पत्नी के प्रेम का त्योहार था तीज। अपने सारे गीत तीज के, अपनी सारी कहानियां तीज की है, अपने सारे आज भी वो प्रेम वाले जो भी गीत है पति पत्नी वाले वो सारे तीज के हैं। वो तीज पे गीत गाए जाएंगे कि बना रे बागाम झूला गालिया। कोई चौथ पे गीत सुनाए देखे मुझे, कोई बताए कि चौथ पे किसी ने बैठ के गीत गाए। करवा चौथ की कहानी सुनी जाती है, करवा चौथ पे गीत नहीं गाए जाते। तीज चीयरफुल है अपना। ये सावन है तो सावन के अंदर पूरा सावन एकदम वो वैसा निकलता है, उत्सव वाला सा निकलता है, उसमें तीज मनाई जाती है। चौथ पंजाबियों का त्योहार है।
जौहर, कपूर, खन्ना, मल्होत्रा, चोपड़ा, सिंघानिया, इनका त्योहार है। फिल्में सारी इन्होंने बनाई, इनका त्योहार करवा चौथ है, इन्होंने करवा चौथ दिखाई, आप सारे मान रहे हो। फिल्मों का क्या असर होता है? अपने यहाँ पे लड़कियां शादी के बाद सरनेम चेंज नहीं करती। आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आप देख रहे होंगे बार बार कि राज सिंह सिसोदिया है, उसकी माँ का नाम जानादे राठौड़ कैसे है? राज सिंह तो सिसोदिया है, तो उसकी मम्मी के नाम क्या, कि सरनेम सिसोदिया लग जाना चाहिए, पर उसकी मम्मी का नाम क्या है? जानादे राठौड़। राजा का नाम जय सिंह सिसोदिया है, रानी का नाम है परमार रानी कोमला देवी। राजा का नाम है मोकल गुहिल सिसोदिया, रानी का नाम है सौभाग्यवती परमार। क्यों लगा रही हो नाम क्या गया अभी तक अपना परमार? अभी तक आप करो उमा दे भटिया नहीं रहा कवित, तो ये मालदेव तो राठौड़ था। अपने यहां पर शादी के बाद सरनेम चेंज होते ही नहीं थे। ये महाराष्ट्र की रिवाज है। महाराष्ट्र में शादी के बाद लड़की का सरनेम नहीं, नाम भी चेंज होता है। कि शादी से पहले मान लो नाम था रानी, तो शादी के बाद नाम चेंज कर, अब भले पूजा रख, भले विद्या रख, भले प्रियंका रख, रानी नाम नहीं होगा। तो नाम भी चेंज किया करते। अब धीरे धीरे बाद में क्या है कि यार लड़कियां पढ़ने लगी तो उसने कहा मेरी एमए मेरी पीएचडी रानी नाम से हुई है। अब मैं नाम चेंज कर लूंगी तो डॉक्यूमेंट कैसे चेंज करूँ? तो कहा कि नाम छोड़ो, सरनेम तो अभी भी कीजिए। पहले नाम सरनेम दोनों क्या करते, पति का सरनेम लगाती, नाम भी चेंज कर लिया करती। तो महाराष्ट्र में शादी के बाद डॉक्यूमेंट दे के कहना पड़ता है कि पहले मेरा सरनेम ये था, अब से मुझे इस सरनेम से पुकारा जाए। सरकार के पास में रिकॉर्ड जमा करवाना पड़ता है कि ये मेरा सरनेम है। अपने यहाँ नहीं होते। पर आज ही घर पे जाके ट्राई करके देखना, दादी जी की उम्र की जो भी महिलाएं, उनसे जाके पूछना कि आपका सरनेम क्या है। डोकरी मरे यदि आप वाला सरनेम बता दे तो मैं यहीं बैठा हूं, वो अपने पीहर वाला सरनेम ही बताएगी। आप ज्यादा कहो कि नहीं नहीं ये थोड़ी है ये है, तो कह देगी ओ थारो है, मारो तो वही है, हमारा इस सरनेम से कोई भी लेना देना। आज आप सारी लड़कियां शादी से पहले सगाई के बाद ही सरनेम चेंज कर लेती हो। मुझे लगता है फिल्में क्या असर दिखाती है कि पिछले 25-30 सालों में हमने हमारे बाप दादाओं के नाम चेंज करने शुरू कर दिए। नाम चेंज कैसे, सरनेम चेंज कैसे किया जा सकता है? बाई ब्लड सरनेम है वो आपका, आप ब्लड रिलेटिव में फादर के लगते हो। आपकी शादी हुई है कहीं पे, आपके बच्चे लगाएंगे उधर वाला सरनेम, आपका सरनेम कैसे चेंज हो सकता है? आपका तो वो का वो रहना चाहिए जो आपके पिता का था। पर अपने करते हैं आजकल, सारे चेंज करते हैं। इसलिए हे लड़कियों, कल्चर बचाने की जिम्मेदारी है आप पे। और प्लीज सरनेम चेंज नहीं करने। और चौथ मनानी है, खूब मनानी है, पर तीज की शर्त पे नहीं है कि तीज लोग भूल जाएं और चौथ मनाना शुरू कर दें। ये फिल्मों का असर है। लोग कहते हैं फिल्में क्या करती है, फिल्में बहुत कुछ करती है। इसलिए बॉलीवुड ने इतिहास के अंदर जो जो ब्लंडर किए हैं वो बाद में आगे जाके दुख देंगे, उनसे आगे जाके कई नई समस्याएं उत्पन्न करेंगे लोग। इसलिए बॉलीवुड वालों को तो कहा जाए कि प्लीज तुम ये सारे डांस वांस जितने दिखाने दिखा दो, इतिहास दिखाना बंद करो। तुमसे इतिहास नहीं दिखाया जाएगा, तुमसे इतिहास की मूवी बन ही नहीं सकती है, क्योंकि तुम्हें अपनी वो क्रिएटिव लिबर्टी चाहिए। और जैसे लिबर्टी नाम की चीज लाते हो तुम, पूरा बेड़ा गर्क ही करके छोड़ देते हो उसका। आई बात समझ में? तो राजकुमारी का नाम क्या था? मानी भाई, क्या मतलब कहाँ चले गए थे आप? हाँ, हाँ वो सही है, तो उसमें क्रिएटिव लिबर्टी है नहीं, उन्होंने सीधे सीधे सीन दिखा दिए। कश्मीर फाइल्स में उन्होंने हिस्ट्री दिखाने की कोशिश ही नहीं की, उनका सीन दिखा दो। उस टाइम कश्मीर फाइल्स फिल्म थोड़ी है, और डॉक्यूमेंट्री है। उस समय जो जो हुआ था दिखा दो, उन्होंने जोड़ा है, केवल जोड़ दिया। और मैं तो और कह रहा था कि इन्होंने तो कुछ दिखाया ही नहीं रहे, उन्होंने भयंकर भयंकर चीजें हुई थी उस टाइम तो। इन्होंने तो 2-2.5 घंटे में जो जो चीजें जुड़ सकती थी उनको जोड़ जाड़ करके लो, देख लो। एक भी गाना उसमें नहीं है, एक भी कोई डांस उसमें, क्रिएटिव लिबर्टी ली नहीं उन्होंने। उन्होंने उस टाइम की जो जो घटनाएं हुई थी नाम चेंज कर दिए। वो जो लास्ट वाला सीन है, जिस महिला को रैप के बाद में आरी से चीर दिया गया था, उसका नाम गिरिजा टिक्कू था, उसका नाम इन्होंने शारदा कर दिया, है ना। जो वो प्रोफेसर वाला सीन है, जो प्रोफेसर वो नारे वारे लगवाती है भारत के खिलाफ, वो वास्तव में जेएनयू की प्रोफेसर अपनी निवेदिता मेनन। आप तो निवेदिता मेनन लिखिए, आपको 100 उसके वो मिल जाएंगे। यूट्यूब पे डायरेक्ट लिखो निवेदिता मेनन आजादी डायलॉग, हाथों हाथ आएगा कि उसका वास्तविक भाषण कौन सा था, पूरा भाषण दे रही है। उस मैडम को उस भाषण में वो इस बात पे भी हंसती है, उसको ये याद नहीं है भारत आजाद कब हुआ था। और उस वो एक्चुअल भाषण सुना हुआ मेरा मैडम का उसका। और अगर ये वो 15 अगस्त 1957, फिर कहा अरे 47, अच्छा 47 में आजाद हुए थे, मतलब तुम्हें देश के आजादी के दिन याद नहीं, तुम हंसती हो, ऐसे कैसे कर सकती हो तुम? पर वो बहुत ढंग से घिनौनी लग रही है उसके अंदर, वो हंसती हुई, वो पूरा पूरा उसके हंसी में दिखता है कि वो भारत को कुछ भी समझती। तो पल्लवी जोशी का एक दिन एक बयान था कि मैं चाहती थी कि मेरे रोल को देखने के बाद में उस रोल से नफरत हो किसी को,
तो पल्लवी जोशी अपने उस किरदार में तो कामयाब रहती, कि वास्तव में पल्लवी जोशी की हंसी देखकर उस मूवी में लगता है कि यार कितनी घटिया घटिया सी बातें कर रही है, भारत के खिलाफ ऐसे कैसे बोल सकती है। तो इन्होंने तो हिस्ट्री दिखाने की कोशिश ही नहीं की, इन्होंने सीधा सीधा डॉक्यूमेंट्री बनाई। हमने मूवी बना ली इसको। तो राम गोपाल वर्मा का 2-3 दिन पहले का इंटरव्यू पढ़ो, आप रिव्यू पढ़ो उसका। राम गोपाल वर्मा ने कहा यार मेरे को हिला दिया। पहले बॉलीवुड में ये मानते थे कि कहानी कौन सी फिल्म चलेगी जिसकी कहानी अच्छी हो, जिसमें बड़े बड़े एक्टर हो, जो कहानी लोगों को इंप्रेस करती हो। पर इसमें न तो कहानी इंप्रेस करती है, न इसमें कोई बड़ा डायरेक्टर है, न इसमें बड़ा कोई एक्टर है, न इसके अंदर गाने हैं, फिर भी ये चल गई। तो आज के बाद मेरे तो जो बेसिक थे वो हिल गए। पहले मैं मूवी बनाता तो इन बातों का ध्यान रखता था, अब मूवी बनाऊंगा तो मैं किन बातों का ध्यान रखूंगा। तो इसका वो डायलॉग था, इसलिए मैं कश्मीर फाइल से नफरत करता हूं कि इन्होंने मेरे पूरी जो सिस्टम है उसको हिला के रख दिया। कटाक्स के अंदर वो बोल रहा था उसके अंदर। तो ये मूवी है ही नहीं। मूवी जो है ये बाजीराव मस्तानी या आपके मोहनजोदड़ो, ये हिस्ट्री की मूवियां थी। जब आपको इतिहास दिखाना है तो उसके अंदर सही चीजें होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट्री के अंदर तो कुछ ही दिखाया जाए, डॉक्यूमेंट्री में चीजें वैसे ही होती है जैसे दिखाई जाती थी, इन्होंने दिखा दी। पहले बड़ी बात, तो राजकुमारी का नाम क्या था? क्या नाम था? एक और नाम, किससे शादी हुई? उपाधि क्या थी? और बेटे का नाम क्या था? बिना राधा चेंज के हेडिंग डालो, लिखो कल्ला राय मलोत। राजा मत चेंज करना, इसी में लिखो। क्या नाम है? सुनो देखो, हमने पढ़ा था कि मालदेव के एक बेटा था, उसका नाम क्या था? राम। एक बेटा था, उसका नाम क्या था? उदय सिंह। एक बेटा था, उसका नाम क्या था? चंद्रसेन। एक बेटा और था, उसका नाम था रायमल। क्या नाम था? उनके बीच लड़ाइयां वड़ाइयां हुई तो उनके नाम पढ़ते हैं, रायमल की लड़ाइयां नहीं हुई तो अपने उसको पढ़ते नहीं। रायमल के बेटे का नाम था कल्याण सिंह। रायमल के बेटे का नाम क्या था? इस कल्याण सिंह का नाम हमने बना दिया हमारी भाषा में कल्ला। रायमल का बेटा था इसलिए क्या हो गया? आई बात समझ में? रायमल का बेटा कल्याण सिंह, उसी को हम दूसरे किस नाम से जानते हैं? तो कल्ला रायमलोत का मतलब है कि वो किसका, रायमलोत लिखने का मतलब किसका बेटा है वो? रायमल का बेटा है। रायमल किसका भाई है? उदय सिंह, राजा उदय सिंह। उदय सिंह चंद्रसेन का दो सारे भाई हैं। तो कल्ला रायमलोत किसके भाई का बेटा है? उदय सिंह के भाई का बेटा। उदय सिंह के भाई का नाम क्या है? रायमल, और उसके बेटे का नाम क्या? कल्ला। जब उदय सिंह राजा बना तो कल्ला रायमलोत को सिवाना दिया गया। क्या दिया गया? जब बंटवारा हुआ था ना, मालदेव जब मरे थे तो मालदेव बंटवारे में यही करके गए थे। मालदेव ने राम को दिया था नाडोल। क्या दिया था? इसलिए राम के साथ युद्ध भी नाडोल का युद्ध। उदय सिंह को दिया था फलोदी। क्या दिया था? फलोदी के पास ही लोहावट पड़ता है, वहीं लड़ता है। चंद्रसेन को मिला पूरा जोधपुर, भाई जिसको राजधानी बन मिलेगी वही राजा होगा। और रायमल को मिला था सिवाना। रायमल को क्या मिला था? तो अब रायमल मर गया तो रायमल के बेटे के पास सिवाना आएगा, और रायमल का बेटा कौन है? तो कल्ला रायमलोत कहाँ का सामंत है? किसका बेटा है? रायमल किसका भाई है? उदय सिंह चंद्रसेन, कुछ ही कर दो, लिखो। उदय सिंह पढ़ रहे हैं तो अपने उदय सिंह लिख लेंगे। ये उदय सिंह के भाई रायमल का बेटा था। ही वॉज सन ऑफ उदय सिंह ब्रदर रायमल। यह है उदय सिंह के भाई रायमल का बेटा था। ही वॉज सन ऑफ उदय सिंह ब्रदर रायमल। यह है उदय सिंह के भाई रायमल का बेटा था। नीचे एक लाइन और लिखो, यह सिवाना का सामंत था। ही वॉज फेडरल लॉर्ड ऑफ सिवाना। यह सिवाना का सामंत था। ही वॉज फेडरल लॉर्ड ऑफ सिवाना। कहां का सामंत है? अच्छा, जोधपुर का राजा कौन है इन दिनों में? मोटा राजा उदय सिंह। उदय सिंह ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर रखी। इसका मतलब उदय सिंह किसके दरबार में रहता है? अकबर के दरबार में। और उदय सिंह अकबर के दरबार में रहेगा तो उसके जो सामंत वगैरह होंगे वो भी उसके साथ लड़ने के लिए जाएंगे, सेना लेके लड़ने के लिए जाते। जैसे पढ़ते हैं अपने कि मेवाड़ वालों को कहा गया 1,000 घुड़सवारों के साथ में आप आऊंगे, ऐसे सबको कहा हुआ होता था तू 5,000 लाएगा, तू 2,000 लाएगा, 3,000 लाएगा। तो राजा जब जाता तो अपने साथ में किसको लेके जाता? सामंतों को। तो कल्ला रायमलोत भी किसके दरबार में है? अकबर। एक दिन अकबर का दरबार लगा हुआ, सारे राजा महाराजा अकबर के सामने वहां पर बैठे हुए।
और यूं बातों बातों में मजाकें चल रही थी, बातें चल रही थी। और तो मुझे लगता है राजा महाराजाओं के दरबार में क्या बातें होती होगी, या तो कोई युद्ध की बातें करते होंगे, साहब फलानी जगह लड़ाई करनी है, फलानी जगह ये करना है, या कोई हंसी मजाक करते होंगे। अकबर के टाइम में तो मुझे लगता है हंसी मजाक ज्यादा ही होती होगी। इसलिए बचपन से जब भी अकबर को नाम सुना तो साथ में दूसरा नाम आया बीरबल। वो बीरबल मजाकिया टाइप का आदमी था, तो वहां इस टाइप की बातें होती होगी। अकबर के दरबार में एक बूंदी का राजा और है, बूंदी का राजा सुरजन। बूंदी का राजा कौन है? पढ़ा था ना हमने, 1569 में अकबर के अधीनता स्वीकार कर लेता है। अकबर ने राजा सुरजन को कहा कि बूंदी के राजा सुरजन, मैंने सुना यार तुम्हारी बेटी शादी योग्य है। तो सुरजन ने कहा हाँ साहब, राजकुमारी की शादी करनी है। तो अकबर ने कहा कि तुम अपनी राजकुमारी की सगाई जहांगीर के साथ कर दो। सुरजन राजकुमारी की सगाई जहांगीर के साथ नहीं करना चाहता, पर सुरजन जानता है कि अकबर को अकबर के दरबार में बैठ के मना करने का मतलब है शाम से पहले पहले अकबर पकोड़े बना के खा जाएगा। तो सुरजन ने हाथों हाथ रिप्लाई दिया। सुरजन ने कहा अरे सर इतना लेट कहा आपने। अकबर ने क्यों, अब क्या हो गया? उसने मैंने कर दी सगाई, आप थोड़े दिन पहले कहते मैं जहांगीर के साथ कर देता। पर अकबर को उसके चेहरे से लग गया कि झूठ बोल रहा है, साफ साफ झूठ बोल रहा है। तो अकबर ने हाथों हाथ काउंटर क्वेश्चन किया कि किसके साथ की। सुरजन को लगा यार फंसा दिया इस बार वापस। और सुरजन ने पूरे दरबार में देखा, सारे के सारे जो राजा थे वो अकबर के सामने एकदम हेड डाउन करके बैठे हुए। एक कल्ला रायमलोट टांग पे टांग देके मूंछों के बंट लगा रहा था। और सुरजन ने कहा कि कल्ला रायमलोट के साथ की है। कल्ला रायमलोट को जब पता चला मेरा नाम लिया, उसने कहा हाँ हाँ अभी तो हुई थी। उसको लगा यार फोकट में सगाई और ये ठीक ही है। बोले अभी 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 तो थोड़े दिन पहले ही हुई थी। अब अकबर को दोनों के चेहरे से पता चल रहा है कि झूठे हैं। पर लड़की का बाप कह रहा है मैंने कर दी, जिसके साथ हुई है वो कह रहा है मेरे साथ कर दी, तो आप क्या करोगे? और अकबर ने मतलब चेहरे पे झूठी हंसी लाते हुए कल्ला रायमलोट कहा क्या यार कल्ला जी, यूं गुपचुप तरीके से सगाइयां करवा लेते हो पार्टी के डर से? और कल्ला रायमलोट ने कहा नहीं सर वो बात नहीं है, थोड़ा मुहूर्त निकल रहा था, पंडित जी ने कहा जल्दबाजी में करनी पड़ेगी, पार्टी क्या बात, आप तो कल ही आ जाओ झटका कर लेंगे। पर अकबर से अब दरबार में बैठा नहीं गया, अकबर का मूड खराब हो गया। और अकबर ने कहा यार आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही, और 7 दिन के लिए दरबार कैंसिल, 7 दिन बाद मिलेंगे, जाओ भाई घर जाओ। अब सारे राजा महाराजाओं को पता चल गया कि ये दोनों अकबर को बना के आगे। अब बाहर सारे राजा महाराजा सुरजन और कला रायमलो देख देख के हो रहे आज तो केला जी ऐसे सगाइयां कब। तो सुरजन कल्ला रायमलोद को साइड में लेके गया। उसने कल्ला रायमलोद को कहा अब मजाक मजाक में सही, बात बात में सही, पर मैंने मेरी बेटी की सगाई तेरे साथ कर दी। अब तू एक काम कर, फटाफट बूंदी जाके वास्तव में सगाई करके आ जा, किसी ने कान भर दिए तो अकबर दंड देगा अपने को। तो कल्ला रायमलोद रातों रात सिग्नल तोड़ ताड़ के बूंदी पहुंचा, यहां से सगाई करके वापस चला गया। 7 दिन 10 दिन बाद में जब भी दरबार लगना था दरबार लगा। पर अब अकबर को कल्ला रायमलोद आंखों देखा नहीं सुआ है, और उसको लगे यार इसके चक्कर में मेरा प्लान चौपट हो गया, वरना तो मैं सुरजन की राजकुमारी की सगाई किसके साथ करवा देता, जहांगीर। तो उसने अपने मंत्री को ऑर्डर दिया कि इस कल्ला रायमलोद का ट्रांसफर करो दे और कहीं। तो कल्ला रायमलोद का ट्रांसफर कर दिया लाहौर। कहां पे कर दिया? लाहौर में गवर्नर पहले से था, इसको वहां पे डिप्टी गवर्नर बना के भेज दिया। सूबेदार था पहले से, उप सूबेदार बना के भेज दिया कि भाई वहां पे पहले से अशोक गहलोत तो है, तो सचिन पायलट बन जा। तो कल्ला रायमलोद को कहां भेज दिया गया? लाहौर। अच्छा कल्ला रायमलोत वहां लाहौर गया, उस गवर्नर से कल्ला रायमलोत की किसी बात को लेकर लड़ाई हो गई और कल्ला रायमलोत ने गवर्नर को मार दिया। बादशाह ने आपको जहां अपॉइंट किया था, आपका एक सीनियर वहां पहले से, आप अपने सीनियर को मार देते हैं, क्या यह बादशाह की आज्ञा का उल्लंघन नहीं है? पर बादशाह की आज्ञा के उल्लंघन का एक ही मतलब होता था, मौत। कल्ला रायमलोत ये जानता था कि अब अकबर पकड़ के फांसी लगाएगा। तो कल्ला रायमलोत लाहौर खाली करके रातों रात सिवाना आ गया, बैठ गया अपने। लेकिन अकबर ने कोई एक्शन नहीं लिया, अकबर चुपचाप शांत बैठा रहा। 2 ढाई महीने बाद अकबर ने कल्ला रायमलोत के पास मैसेज किया कि कल्ला मेरे से आके आगरा मिल, राजधानी हुआ करती। कल्ला रायमलोत यहाँ मिलने के लिए गया। मिलने के लिए गया तो अकबर सामने गया, वेरी गुड, अरे शाबाश मेरे चीते, क्या मरा यार उसको, मुझे समाचार मिले और मैंने इसीलिए भेजा था लाहौर। वो लिचड़ आदमी था, मारना जरूरी था, तू नहीं मारता मैं मारता, पर मुझे कॉन्फिडेंस था कि तू जाके ऐसा काम कर ही देगा, और तेरा प्रमोशन है और आज के बाद तू लाहौर का गवर्नर है। कल्ला रायमलोत को लगा है यार मिलना चाहिए दंड, मिल रहा है इनाम, दाल में कुछ ना कुछ तो काढ़ा। और बताओ कल्ला जी घर के क्या समाचार है? कल्ला रायमलोत साहब बादशाह की दया है, जिस पर बादशाह का हाथ है उसको किस बात की कमी हो सकती है? मैंने सुना है तुम्हारी बहन शादी योग्य है। तो कहा, अच्छा दुख है पेट बतावे माथो, बीमारी और कुछ है बता कुछ
और कल्ला रामलोत ने कहा जी सही बात। तो कहा जहांगीर से सगाई करो। अब फंस गया कल्ला रामलोत वहां पे। अकबर साफ साफ ही कहना चाहता था कि अब बता, तो बूंदी वाले मामले में बीच में आया था, अब बता क्या करेगा। और कल्ला रामलोत ने कहा साहब मैं तैयार हूं, पर फिर भी रिश्तेदारियां बराबर वालों में होती है। आप बादशाह हो, किसी बादशाह में अपने बेटे की सगाई करो, किसी राजा में, किसी सुल्तान में, किसी बड़े राजा के साथ करो। मैं छोटा मोटा सामंत हूं साहब सिवाना। और अकबर ने कहा कि नहीं, इसमें छोटे बड़े कोई बात नहीं, मैं तैयार हूं। तो कल्ला रामलोत ने वापस कहा कि मेरे पास शादी के लिए पैसे नहीं है। तो अकबर ने कहा जितने पैसे चाहिए ले जा, तू शादी की तैयारी कर। तो कल्ला रामलोत वहां से खूब सारे रुपए लाया, और रुपए ला के सिवाना के किले को ऊंचा ऊंचा करवाया। सिवाना के किले का पुनर्निर्माण करवाया उसने। और पुनर्निर्माण करवा के अकबर के पास मैसेज किया कि मैं शादी के लिए तैयार हूं, जहांगीर की बारात भेज दो, लेकिन सर मैं याद दिलवा रहा हूं आपको, मेरे यहाँ सिवाना में रुकने की व्यवस्था नहीं है। बारात छोटी भेजना, बड़ी बारात का स्वागत मैं नहीं कर पाऊंगा, बाद में कोई कहेगा साहब बादशाह की बारात की, उसका वहां पे स्वागत नहीं हुआ। अकबर को लगा रही राजी है, यही बहुत बड़ी बात है। अकबर ने कहा जहांगीर आएगा और जहांगीर के 4 दोस्त आएंगे, और कोई नहीं आएगा, 5 आदमी की तो सेवा कर ही लेगा। और फिर भी तेरे कुछ कमी पड़ती हो तो तेरा ताऊ मोटा राजा उदय सिंह जोधपुरी तो बैठा है, कोई आइस वाइस कम पड़े तो वहां से मंगवा लेना यार, तू अपने तैयारी कर शादी की। अब जहांगीर अपने 4 दोस्तों के साथ बारात लेके सिवाना जाता है। पहले अपने रिवाज हुआ करता था कि, अभी भी है पर अब उतना नहीं करते, पहले ज्यादा हुआ करता कि जब बारात आया करती थी तो बारात गांव की सीमा पे रुक जाती, जहां गांव की बाउंड्री शुरू होती है वहां रुक जाती। जैसे आपने लड़की वाले हैं और गांव की सीमा पे आगे बारात रुक गई, तो लड़की वाले सामने जाएंगे और बारात लेके आएंगे, सामने जाके मिलते थे, सामने जाके स्वागत करते थे, इसलिए बोलते सामेड़ा। क्या बोलते? वीडियो बन गया तो एक बार हटा ले, बाद में बना लेना आपने, है ना। क्या बोलते थे? सामेड़ा बोला करते। सामेड़ा का मतलब क्या है? बारात का स्वागत करना, सामने जाके बारात का स्वागत करते, इसलिए क्या बोलते? सामने जाके मिलना। देखो 2 वर्ड, सामने जाके मिलना, इसलिए क्या वर्ड बन गया? लिख लो, जिनको नहीं पता उनसे क्वेश्चन नहीं होगा बाद में, लिखो सामेड़ा। बराबर लिखो बारात का स्वागत करना, टू वेलकम बारात। और बॉक्स में बंद कर लो, सामेड़ा बराबर बारात का स्वागत करना, टू वेलकम बारात। वरना आरपीसी सवाल पूछ लेगी सामेड़ा क्या है, रूस और यूक्रेन युद्ध में काम में ली गई मिसाइल। आपको लगेगा यार सामने की तरफ मिसाइल फेंकी इसलिए नाम क्या हो गया होगा? सामेड़ा हो गया ना। बारात के स्वागत करने को क्या बोलते हैं? गांव बोलते हैं ना हमेड़ो है हमेड़ो, सामने जाके मिलते हैं तो सामेड़ा ही बोलते हैं उसको। अब वो अपने सामने जाके मिलने वाली रिवाजन खत्म हो गई, अब तो बारात आ जाती है, और बारात जहां रुकी हुई रहती है, जो डेरा होता है वहीं जाके मिल लेते हैं सामने आमने सामने, तो उसको सामेड़ा बोलते हैं। पहले मुझे लगता है ये भी होता होगा कि गांव के बाहर तक तो बारात आ गई, अब उसको घर तक कैसे लाएंगे, रास्ते नहीं पता होते, तो सामने 5 आदमियों को भेज दिया कि यार जाके ले आना और जाके मिल लो। इसको क्या बोला करते थे? जहांगीर के 4 दोस्त जहांगीर के साथ बैठे। वैसे भी किसी भी शादी में दुल्हे से ज्यादा दुल्हे के दोस्त तैयार होते हैं, कि दुल्हे के दोस्तों को गलत फहमी होती है कि शादी में लोग उन्हें देखेंगे, जबकि ऐसा होता नहीं है। शादी में लोग केवल और केवल किसको देखते हैं? दुल्हे को। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन केवल दुल्हा होता है, पर दुल्हे के दोस्त फिर भी जोधपुरी कोट पैंट भरी गर्मी के अंदर ऊपर तक बंद कर करके आते हैं, एकदम डीओ वीओ छिड़क के एकदम तैयार रहते हैं। और दुल्हा अपने और इंटेलिजेंट होता है, दुल्हा हमेशा अपने साथ में उन दोस्तों को रखता है जो दुल्हे से कम हैंडसम होते हैं। कि दुल्हा जानता है कि ज्यादा हैंडसम को ले लिया तो फिर अपने को कौन देखेगा, सारे के सारे इस दोस्त को देखने लग जाएंगे। तो दुल्हा जानता है कि कौन कौन भूंडी शकल का है, उनको अपने साथ रखता है। इसलिए यदि कोई आपका दोस्त अपनी शादी में आपको कहे कि तू मेरे साथ रहे, तो आप समझना आपके दोस्त की आपके प्रति नियत कैसे है। आपका दोस्त सोच रहा है कि भूंडा तू मेरे साथ रहेगा, फिर तेरे को तो कोई नहीं देखेगा, मेरे को देख लेंगे, तो नहीं जाना आपने। आपका दोस्त कितना भी कह दे उसके साथ में नहीं रहना। अगर तू तेरी शादी कर, अपने चिल करेंगे बाहर आराम से। तो दूल्हे के साथ में रहने वाली ये परंपराएं गलत है भाई, ऐसी नहीं होनी चाहिए। तो जहांगीर वहां पे बैठा, जहांगीर के 4 दोस्त बैठे, 2 इधर बैठे 2 इधर बैठे। कल्ला रायमलोत गया 50 एक आदमी लेके सामेड़ा करने के लिए। पहले तो जहांगीर के गले में जाके जूतों की माला डाली, फिर जहांगीर को कूटा उसने, उन 4 दोस्तों को बनाया मुर्गे उसने, शेरवानियां खुलवाई उसने सबकी। ऐसी हंसी अंतिम बार मैंने महाभारत में सुनी थी। क्या दुर्योधन का अट्टहास करते हो तुम? हाँ, आप डेली सुनते हो? क्या बात है यार, तुम्हारी हंसी ठीक है ना। तुम्हें कोई मूवी में रोल कर लेना चाहिए। तुम यदि बाजीराव बनते तो कितने अच्छे लगते। अच्छा, जहांगीर को भगाया वहां से। जहांगीर जो कोई पहला एसटीडी पीसीओ मिला उसी से जाके पहुंच गया, उसने कहा डैडी किधर भेज दिया इधर।
तो अकबर ने कहा रो कल्ला रामलोत की बहन से शादी करके आना तेरे को। उसने कहा कूटा उसने मेरे को और दोस्तों को बना रखा मुर्गा। आप शहजादे की इस प्रकार बेइज्जती नहीं कर सकते। अब अकबर ने मोटा राजा उदय सिंह के पास मैसेज भेजा कि साम दाम दंड भेद येन केन प्रकारेण कल्ला रामलोत की लाश चाहिए। अकबर एक बड़ी सेना 1589 में सिवाना पर भेजता है। कल्ला रहमलोद इस बात को जानता था कि अपने सीधे सीधे अकबर के खिलाफ पार नहीं पड़ेगी। वो सिवाना में साका कर लेता है। ये सिवाना का दूसरा साका था। पहला साका हम 1308 में सातल और सोम का अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ पढ़ चुके हैं। पढ़ा था? लिखो 1589 ईस्वी में, इन 1589 एडी। 1589 ईस्वी में, इन 1589 एडी अकबर ने सिवाना पर आक्रमण किया। अकबर ने सिवाना पर आक्रमण किया। अकबर अटैक्ड ऑन सिवाना। इस समय सिवाना का दूसरा साका हुआ। दिस टाइम सेकंड साका ऑफ सिवाना वाज हैपेंड। इस समय सिवाना का दूसरा साका हुआ। दिस टाइम सेकंड साका ऑफ सिवाना वाज हैपेंड। इस समय सिवाना का दूसरा साका हुआ। दिस टाइम सेकंड साका ऑफ सिवाना वाज हैपेंड। साके में क्या क्या दो बातें होती है? जौहर और केसरी। कल्ला रायमलोत की बूंदी की जिस राजकुमारी से सगाई हुई थी उस राजकुमारी का नाम था भानकंवर। क्या नाम था? सुरजन की जो बेटी थी जिसके साथ कल्ला रायमलोत सगाई करके आया था उसका नाम क्या था? भानकंवर नाम था। भानकंवर को जब ये जानकारियां मिली, साके की जानकारियां मिली, तो भानकंवर कल्ला रायमलोत के पास मैसेज करती है कि मैंने सुना है कि सिवाना के किले में साके की तैयारियां की जा रही है और साके में तो जौहर भी होता है, तो तुम्हारे यहाँ पे जौहर को लीड कौन करेगा? कल्ला रायमलोत ने मैसेज वापस किया कि भाई वैसे तो मेरी शादी हो रखी होती तो मेरी पत्नी मेरी रानी करती, पर मेरी शादी नहीं हो रखी तो अब घर में जो कोई सीनियर महिला होगी वो कर लेगी। तो भानकंवर वापस मैसेज करती है कि शादी कैसे नहीं हो रखी, अपने दोनों की सगाई हो रखी और सगाई अपने आप में आधा विवाह होता है और मैं आऊंगी और मैं तुम्हारे यहाँ पर जौहर को लीड करूंगी। वो नवयुवती जिसकी अभी तक शादी नहीं हुई थी, वो नवयौवना जिसकी अभी तक केवल सगाई हुई थी, वो बूंदी से सिवाना आती है और इस जौहर को लीड करती है। तो सिवाना के दूसरे साके में जौहर का नेतृत्व किसने किया था? देखो, भानकंवर ने जौहर किया। भानकंवर कमिटेड जौहर। तो पहले अपने सारी लड़कियां फायर थी, एक ही फ्लावर नहीं थी इधर। भानकंवर ने जौहर किया। भानकंवर कमिटेड जौहर। कल्ला रायमलोत के नेतृत्व में केसरिया किया गया। केसरिया टुक प्लेस अंडर लीडरशिप ऑफ कल्ला रायमलोत। कल्ला रायमलोत के नेतृत्व में केसरिया किया गया। केसरिया टुक प्लेस अंडर लीडरशिप ऑफ कल्ला रायमलोत। कल्ला रायमलोत के नेतृत्व में क्या किया गया? केसरिया किया गया। एक बात और सुनो, देखो मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको एक बात बता रहा था कि कल्याणमल के अपने दो बेटे थे। एक बेटे का नाम था राय सिंह और एक बेटे का नाम क्या था? पृथ्वीराज राठौड़। मैंने कहा था बीकानेर वाला जो राय सिंह था उसको लड़ाई में भेज दिया और पृथ्वीराज राठौड़ कवि था तो वो लिखने का काम करने लग गया। बीकानेर वाले राठौड़ थे, जोधपुर वाले भी राठौड़ थे, आपस में भाई बंधु तो थे। कल्ला रायमलोत भी राठौड़ी है, उदय सिंह के भाई का बेटा तो राठौड़ी हो गया वो भी। ये जब लड़ाई हुई थी, साका हुआ था, उससे थोड़े दिन पहले पृथ्वीराज राठौड़ कल्ला रायमलोत से मुलाकात करता है। तो पृथ्वीराज राठौड़ ने कल्ला रायमलोत कहा, यार कल्ला चला चला के क्यों लड़ाइया करता रहता है? तो पृथ्वीराज राठौड़ कल्ला रायमलोत के अंकल लगते थे। तो उसने, अंकल क्यों, क्या कर दिया मैंने? उसने, कैसे नहीं कर दिया यार? वो अकबर के दरबार में जब सुरजन ने कहा कि मैंने मेरी बेटी की सगाई कल्ला रायमलोत से कर रखी है, तूने हाँ क्यों भरी? तू कह देता है झूठ बोल रहा है, नहीं भी मेरे साथ सगाई। पहले तूने वहां झूठ बोला, अकबर को नाराज किया, फिर अकबर ने तेरे को लाहौर भेजा और वहां पे तू गवर्नर को मार देता है यार। फिर अकबर ने जहांगीर की बारात भेजी तेरे सिवाना और तूने जहांगीर को कूट के वापस भेज दिया। ये गलतियां नहीं है तेरी? और अब अकबर सेना तैयार कर रहा है, मरेगा तेरे को। कल्ला रायमलोत ने कहा कि अंकल मैं तो खुद ही कफन बांध के घूम रहा हूं और लड़ाई का तो मुझे पूरा पता है, छोड़ो आप इन बातों को। आप मेरा एक काम कर सकते हो क्या? बता क्या काम करना है? तो उसने कहा, अंकल आप कवि हो ना, तो आप मेरे मर्सिये लिख दो। क्या लिख दो? क्या लिख दो? वापस बोलो देखिए सब। आप मेरे मर्सिये लिख दो। किसी योद्धा के युद्ध में लड़ते हुए मारे जाने पर उसकी याद में, उसकी वीरता पर जो दोहे लिखे जाते हैं उन दोहों को क्या बोलते? आज कोई अपने फौजी शहीद हो जाए और उस फौजी की याद में अपने कोई कविता लिख दें तो वो कविता कैसी हो जाएगी? मरने के बाद लिखे जाते, इसलिए क्या बोलते थे?
तो उसने, अंकल यार आप तो कवि हो, मेरे मरसिए लिख दो। तो पृथ्वीराज राठौड़ ने कहा, हाँ तू लड़ते हुए मरेगा उसके बाद मरसिए लिख दूंगा मैं तेरे। उसने कहा नहीं, बाद में नहीं, आज ही लिखो, अभी लिखो देख। उसने कहा यार मरसिए तो मतलब ही होता है मरने के बाद, तो आज ही कैसे लिखे जाए। और वो तो कभी चेक करता है, कभी देखता है कि बंदा लड़ने वाला कैसे लड़ा था, कितने लोगों को मार के मरा, तलवार से लड़ा, भाले से लड़ा, हाथी पे बैठ के लड़ा, घोड़े पे बैठ के लड़ा, पैदल लड़ा, सर कटने के बाद कितनी देर तक लड़ा, कितने लोगों को मारा, कितने घाव लगे, मुझे क्या पता तू कैसे लड़ेगा, तू जैसे लड़ेगा वैसे वैसे मैं लिख दूंगा। उसने, अंकल वो चिंता मत करो, आप तो जैसे जैसे लिखोगे वैसे वैसे मैं लड़ लूंगा। कटिया पहला कोड स्यून गाथ सुने नहीं जाए, जिन बिद कवि जतावियो न उन बिद कटियो जाए। कि अपने कटने से पहले उसने अपने कटने की सारी कहानियां सुन ली थी, जैसे जैसे कवि ने लिखा था वैसे वैसे कट के मर गया था। कौन बंदा था वो? उसके मरसिए किसने लिखे? पृथ्वीराज राठौड़। नीचे एक लाइन और लिख लो, पृथ्वीराज राठौड़ ने कल्ला राय मलोत के मरसिए लिखे थे। पृथ्वीराज राठौड़ रोट एलगीज ऑफ कल्ला राय मलोत। पृथ्वीराज राठौड़ रोट एलगीज ऑफ कल्ला राय मलोत। पृथ्वीराज राठौड़ ने कल्ला राय मलोत के मरसिए लिखे थे। पृथ्वीराज राठौड़ रोट एलगीज टू कल्ला राय मलोत। रोट एलगीज ऑफ कल्ला राय मलोत, ये लिखना, रोट एलगीज ऑफ कल्ला राय मलोत। कल्ला राय मलोत के क्या लिखे थे, समझ जाओगे ना मरसिए क्या होते हैं। अगला राजा लिखो, गज सिंह। अगला राजा कौन है? गज। अकबर मर गया था, अकबर के बाद नया मुगल बादशाह बन गया जहांगीर। कौन बन गया था? जहांगीर ने इस गज सिंह को एक उपाधि दी, दल थंबन। कौन सी उपाधि दी? दल का मतलब होता है सेना, दल का मतलब क्या होता है? थंबन का मतलब होता है रोकने वाला, थामने वाला। सेनाओं को रोकने वाले राजा को क्या बोला जाता? दल थंबन। तो किसकी उपाधि थी दल थंबन? किसने दी? जहांगीर ने इसे दल थंबन की उपाधि दी थी। जहांगीर गेव हिम टाइटल ऑफ दल थंबन। जहांगीर ने इसे दल थंबन की उपाधि दी थी। जहांगीर गेव हिम टाइटल ऑफ दल थंबन। जहांगीर ने इसे दल थंबन की उपाधि दी थी। जहांगीर गेव हिम टाइटल ऑफ दल थंबन। कौन सी उपाधि दी थी? दल थंबन। किसने? किसको? दल का मतलब क्या होता है? दे दल पुंगल। पृथ्वीराज की जो उपाधि, पृथ्वीराज चौहान की दल पुंगल, सेनाओं को जीतने वाला। दल थंबन मतलब सेनाओं को रोक, थामना। थामना मतलब क्या? रोकना ही तो था। मैंने उसको थाम दिया मतलब मैंने उसको रोक दिया, तो थंबन मतलब थामना, दल का मतलब सेना। गज सिंह के दो बेटे थे, एक बेटे का नाम था अमर सिंह। क्या नाम था? एक बेटे का नाम था जसवंत सिंह। कौन कौन दो बेटे थे? अमर सिंह बड़ा था, योग्य था, बहादुर था, पराक्रमी था, जितनी योग्यताएं एक राजा बनने के लिए होनी चाहिए वो सारी योग्यताएं किसमें थी। तो स्वाभाविक बात थी कि गज सिंह के मरने के बाद अगला राजा कौन बनेगा? जसवंत सिंह छोटा था पर स्मार्ट था, और इसे लगता था कि यार राजा तो मुझे बनना है, पर अब भैया को बाईपास करके बनूं कैसे। तो एक तरीका है कि यदि कोई मेरी सिफारिश कर दे और पापा को ये कह दे कि भाई अच्छा कौन है अमर सिंह की तुलना में, अच्छा कौन है जसवंत सिंह, तो मैं राजा बन सकता हूँ। तो ऐसा कौन बंदा हो जिसे सिफारिश लगवाई जाए? तो बंदा वो जिसकी बातें पापा माने, जिसने ऑब्जर्व किया। किसके पापा की गर्लफ्रेंड थी? अनारा बेगम। क्या नाम था? अनारा बेगम नाम करके एक महिला थी, और गज सिंह उसकी पूरी बातें मान लिया करते हैं। और एक दिन ये अनारा बेगम के रूम के बाहर जाके खड़ा हो गया। सुबह सुबह अनारा बेगम उठ के बाहर आए। बाहर आए तो जसवंत सिंह पहले से तैयार खड़ा था, अनारा बेगम की चप्पलें हाथ में ले गए, स्लीपर चप्पलें, चप्पलें हाथ में ले खड़ा था। अनारा बेगम ने जैसे ही देखा तो उसने कहा, अरे अरे तुम तो राजकुमार जसवंत सिंह हो, और तुम ये चप्पलें लेके क्यों खड़े हो? और मैं तुम्हारे पापा की दासी हूं, मेरी चप्पलें लेके ऐसे क्यों खड़े हो तुम? पर जसवंत सिंह कुछ ही नहीं बोला, वो आगे बढ़ा। आगे बढ़ के उसने चप्पलें उनके चरणों में रखी, चरण स्पर्श किए, और कहा इसमें दासी की क्या बात है, आप पापा के साथ रहते हो तो मेरे तो मम्मी समान हो, और मम्मी की चप्पलें उठाने में क्या हर्ज है? और बताओ, आपकी तबीयत वगैरह ठीक रहती है? बीच में मैंने सुना गठिया का रोग उठ गया था आपके, अब ठीक है? कोई दिक्कत हो, भिस्का धीराज को कभी भी बुलाना हो तो आप मुझे बताना, कोई भी काम हो आप मुझे बता देना।
अनारा बेगम बड़े राजी हुए कि राजकुमार कितना इंटेलिजेंट। अब जसवंत सिंह सुबह शाम दोनों टाइम, मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक के टाइम वहीं से निकले। नमस्ते मम्मी, कैसे हो आप। तो अनारा बेगम बड़े इंप्रेस रहने लगे। अमर सिंह पहली बात तो उस साइड में आता ही नहीं था, कभी आया तो उसने अनारा बेगम को नमस्ते नहीं की। तो अनारा बेगम को लगने लग गया कि भाई अच्छा दोनों में से कौन है, जसवंत सिंह। और एक दिन अनारा बेगम ने गज सिंह जी को कहा कि गज सिंह जी आपको मेरी एक बात माननी पड़ेगी। तो गज सिंह जी ने कहा आज दिन तक टाली कौन सी है, मैं तेरी सारी बात ही मान लेता हूं, कि बस ये एक बात और मान लो, और जोधपुर का अगला राजा अमर सिंह को नहीं बनाया जाए। जोधपुर का अगला राजा किसको बना दिया जाए। और कहते हैं, अरे नहीं 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 नहीं, ये ना ना वापस चेंज, ऐसा नहीं हो सकता। अमर सिंह बड़ा है, योग्य है, बहादुर है, पराक्रमी है, तो अमर सिंह राजा बनेगा, क्यों बनाए जसवंत सिंह को। और अनारा बेगम ने कहा बस, बंदा कितना ही सख्त हो इधर पिघल ही जाता। गज सिंह ने कहा वाह ठीक है, अगला राजा कौन है देखो। अनारा बेगम के कहने पर, ऑन एडवाइस ऑफ अनारा बेगम, अनारा बेगम के कहने पर, ऑन एडवाइस ऑफ अनारा बेगम, अनारा बेगम के कहने पर, ऑन एडवाइस ऑफ अनारा बेगम, गज सिंह ने अपने बड़े बेटे अमर सिंह को राजा नहीं बनाया। गज सिंह ने अपने छोटे बेटे जसवंत सिंह को जोधपुर का राजा बनाया, ये लिखो। गज सिंह ने अपने छोटे बेटे जसवंत सिंह को जोधपुर का राजा बनाया। गज सिंह अपॉइंटेड हिज यंगर सन जसवंत सिंह एज किंग ऑफ जोधपुर। गज सिंह अपॉइंटेड हिज यंगर सन जसवंत सिंह एज किंग ऑफ जोधपुर। गज सिंह ने अपने छोटे बेटे जसवंत सिंह को जोधपुर का राजा बनाया। गज सिंह अपॉइंटेड हिज यंगर सन जसवंत सिंह एज किंग ऑफ जोधपुर। तथा अमर सिंह को नागौर दिया गया। अमर सिंह बड़ा था तो इसको क्या दे दिया, नागौर। तथा अमर सिंह को नागौर दिया गया, एंड नागौर वॉज गिवन टू अमर सिंह। तथा बड़े बेटे, पूरा लिख लेना, तथा बड़े बेटे अमर सिंह को नागौर दिया गया, एंड नागौर वॉज गिवन टू एल्डर सन अमर सिंह। बड़े बेटे अमर सिंह को क्या दिया गया। कुल मिला के बात यह है कि जसवंत सिंह छोटा था फिर भी उसे बड़ी रियासत मिली जोधपुर। अमर सिंह बड़ा था फिर भी उसे छोटी रियासत मिली नागौर। किसके कहने पे, किसने किसने गस। चलो तो टेस्ट के लिए बेस्ट ऑफ लक।